बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी होस्ट मेरी गोस्ट। और मैं हूं शहरबानो आवान। ये जो बात करें इनकी बात पे यकीन मत करें, इनका तो काम है बस बोलना कुछ कहना। इसी चीज़ के पैसे मिलते हैं। बिल्कुल, बोलने के पैसे मिलते हैं। और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने दिन का आगाज़ जो है वो अच्छी खबरों से करेंगे और अच्छे लोगों से मिलकर करेंगे, अच्छी वाइब से करेंगे। तो आगाज़ इस तरह से करते हैं। अच्छी वाइब तो आ ही जाती है। हाँ, मैं देख के बिल्कुल बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। होना बड़ा जरूरी है। कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंट होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब हम आपको खेल की दुनिया से दिलचस्प खबर सुनाते हैं स्टार्ट में, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा तारीफ होगी अपने आप से। तो कौमी टीम के जो फर्स्ट बॉलर हैं हसन अली, वो मेलबर्न में जो मैच जारी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे वनडे बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे और इस दौरान उनके दिलचस्प अंदाज के जो झूमने की वीडियो है वो वायरल हुई है। हसन अली ने शायकीन के कहने पर जो है एक्सरसाइज के स्टाइल में झूमना शुरू किया और बैठे हुए शायकीन भी ना रह सके, वो भी हसन अली के साथ झूमना शुरू हो गए उनको देखकर। और हसन अली ने बाउंड्री लाइन पर खड़े होकर डांस किया जिसे शायकीन क्रिकेट ने भी कॉपी मैंने किया। शहरबानो ये वीडियो सोशल मीडिया पे देखी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी है और तो जी वीडियो बहुत अच्छी लगी है हमें। और सही कहते हैं ना, एंजॉय करना अपनी जॉब को, इसे बोलते हैं अपनी जॉब को सही तरीके से एंजॉय करना। और शायकीन जो है मजे की बात है मोस्टली जो है पाकिस्तानी नहीं लग रहे, वो एशियंस नहीं लग रहे, वो गोरे लग रहे हैं। और गोरे वो जो है ज्यादातर गोरे थे, उनके बैकग्राउंड में हम देख भी सकते हैं। और जिंदा दिलाने पाकिस्तान की ये पहचान है, जहाँ जाते हैं पूरी दुनिया में जिंदा दिलाने गोरे। तो जिंदा दिलाने गोरे भी हो गए ना साथ ही। जिंदा दिलान पाकिस्तान ने जिंदा दिलान ऑस्ट्रेलिया को झूमने पे मजबूर कर दिया, हेडलाइन बना दी। क्या बात है, क्या बात है, आपकी बातें वैसे भी हेडलाइंस ही बनती हैं। कमेंटेटर भी इसमें एंजॉय कर रहे हैं। क्रिकेट खेले ना खेले, डांस तो करे भाई। हाँ, उन्होंने कहा परफॉर्मेंस दे ना दे ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दें। लेकिन शहरबानो ये भी परफॉर्मेंस है, ये कम परफॉर्मेंस है, इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस यार। हम तो जब ये पैकेज चल रहा था, मैं शहरबानो को कह रहा था मैच में भी परफॉर्मेंस चाहिए, करके दिखाएं जरा थोड़ा सा इस तरह का। नहीं मैं माजरत, मैं तो कर नहीं सकती, आप कर लें। वाह वाह वाह, नहीं ऐसे तो नहीं कर रहे, वो तो डिफरेंट स्टाइल से कर रहे हैं। हाँ, कैसे ये तालियां बजा रहे हैं वो तो नहीं, ये देखें, ये 1 2 ये 3 ये डांस और ये बड़ा अच्छा जेस्चर है यार, ये बड़ा अच्छा जेस्चर है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वेरी पॉजिटिव मैसेज कि आप जब खेल रहे हैं और टेस्ट मैच ज्यादातर बोरिंग हो जाता है क्योंकि लंबा मैच होता है, इस तरह से जो बिल्कुल शायकीन है उनको महसूस किए रखे, अपने साथ एंगेज करके रखे। बिल्कुल बहुत अच्छा इकदाम था। और हसन अली से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस तरह लगे रहें, लेकिन इसी तरह परफॉर्मेंस भी दें, अच्छी परफॉर्मेंस दें और पता चले कि हसन अली परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी बेस्ट विशेस भी पूरी टीम के साथ है। हसन अली के यूनिक जेस्चर्स आते रहते हैं सामने। इनका जनरेटर स्टाइल भी बड़ा मशहूर हुआ था, ये विकेट लेने के बाद जो करते हैं ना। और बारिश में कोई एक वीडियो इनकी वायरल हुई थी कि बारिश में जब ऊपर उन्होंने वो पिच को कवर कर दिया था तो ये स्लिप कर रहे थे पिच की कवर के ऊपर। तो जनाब ये हो गया स्लिप, तो हम खबर पर भी स्लिप हो जाए। हाँ बिल्कुल, अगली खबर पे स्लिप कर जाते हैं। आपने पंजाब पुलिस को हमने देखा है मुख्तलिफ तरह से, मगर आज जो खबर है थोड़ी डिफरेंट है। ज्यादातर तो मार कुटाई करते थे। एक ही तरह से हमने उनको देखा है, मगर आज हम आपको इसका एक और रुख दिखाएंगे। पंजाब पुलिस का एक और जो है ना स्टाइल, वो क्या है वो आप तक पहुंचाएंगे। तो अजीम क्या है वो स्टाइल? अच्छा हाँ, वो स्टोरी ये है कि पंजाब पुलिस सिर्फ पांजे नहीं मारती। हमारे पुलिस के जवान और बिलखसूस जो हमारी खवातीन पुलिस अफसरान हैं, और दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब माशाल्लाह से। और वो हर फील्ड में अपना लोहा इस तरह से मनवा रहे हैं कि अब उनका एक आर्टिस्ट के तौर पर रूप सामने आ रहा है। सिर्फ एक ही रुख हमने अभी तक देखा है, आज हम आपको एक ऐसा रुख दिखाने वाले हैं जो यकीनन आपको बहुत महसूस भी करेगा और एक पॉजिटिव जेस्चर है जी। अलहमरा आर्ट गैलरी में पंजाब पुलिस के अफसरान के तैयार करदा दिल फरेब फनपारे जो हैं वो सामने लाए गए हैं, नुमाइश की गई है उनकी, जिसमें पंजाब पुलिस की 16 होनहार लेडी कांस्टेबल्स भी शामिल हैं, ट्रैफिक पुलिस भी है, डॉल्फिन स्क्वाड भी इसमें शामिल है। और ये फनपारे उनकी जानिब से तैयार किए गए हैं, जिसको अलहमरा आर्ट काउंसिल और उस पर आर्ट गैलरी में दिखाया गया। और इसमें डिफरेंट मॉडर्न स्टाइल की भी चीजें हैं, कैलीग्राफी इन्होंने की है। इसके अलावा लैंडस्केप, सिटी जो स्केप है वो बनाया है, मॉडर्न और तजरीदी जो आर्ट है वो इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा नुमाइश में दीदा ज़ेब जो मौज़ूआत के हामिल 58 से ज़ायद फनपारे हैं, उनको दीगर हाजरीन के सामने पेश किया गया। इन फनपारों को खूब पज़ीराई भी मिली। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से बिलखसूस कहा गया परी अदब या फ़नून लतीफ़ा की दीगर असनाफ से लगाव इंसान की खूबसूरत शख्सियत और तामीरी सोच की अक्कासी करता है।
पंजाब पुलिस के अफसरान और जवान दीगर शोबों में भी अपनी महारत का लोहा मनवा रहे जी हैं। हाँ। और ये बात हम भी कर रहे थे कि इट्स वेरी गुड थिंग, इससे इदारे का एक पॉजिटिव इमेज सामने आता है। और यही नहीं बल्कि इटसेल्फ जो लोग ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, बहुत टफ जॉब है, बहुत डिफिकल्ट जॉब है। 24-24 घंटे की इनकी नौकरी होती है शहर बानो, और आपको बड़ा टफ है। और आपकी अगर आप ईमानदारी से करें तो ये बहुत मुश्किल है। और दूसरा ये कि आपको अपनी जान का भी खतरा होता है, किसी वक्त भी आप किसी तरह के भी लोगों से आपका पाला पड़ सकता लेकिन है। ऐसी एक्टिविटीज फिर आपको बड़ा वो करते हैं ना, यस, और बूस्ट आपके आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं, आपका माइंड डाइवर्ट करती हैं, तो ये ज़रूरी है। तो अब मोटापे के जो शिकार लोग हैं उनके लिए खुशखबरी है हमारे पास। वो ये है कि साइंसदानों ने एक ऐसी पिल, एक ऐसी गोली तैयार की है जो वाइब्रेट करती है आपके मैदे में जाके, आपके स्टमक में जाके, और उसके बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका स्टमक जो है वो फुल हो गया और आप ज़्यादा खाना नहीं खा पाते। और जब आप ज़्यादा खाना नहीं खाते तो फिर आप जो है वेट लूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये गोली पेट में जाकर दिमाग को सिग्नल भेजती है कि पेट भर गया है, एहसास दिलाती है कि अब खाना छोड़ दो। तो इंसान जो है वो हाथ पीछे खींचता है। ये गोली जो है ना, ये एक तरह से इंसान को भूख ना लगने की गोली देती है। यस, ये जैसे हम कहते हैं, एक तो वो होती है ना गोली जो लोग कराते हैं एक दूसरे को, इन्हें मैंने गोली कराती लाहौरी करवाते हैं। अच्छा, एक दफा ऐसा वाकया ये हुआ, नियत पे डिपेंड करता है, कोई भी गोली करा देता है। लोगों को इस बात का पता नहीं होता कि गोली करवाना क्या होता है। तो एक दफा मैंने किसी को बोल दिया कि आप गोली करवा रहे हो, तो उन्होंने माइंड कर लिया। उन्होंने कहा आपने मुझे गैंगस्टर समझा हुआ है, मैं गोली करवा रहा हूँ। अच्छा, ये विजुअल चेक करें, ये साइंटिफिक कोई वीडियो बनाई गई है जिसमें गोली किस तरह से सरकार ये गोली करा रही है ना, ये आपके दिमाग को गोली करा रही है। ये आपकी भूख खत्म हो गई है। हाँ। और ये वाइब्रेटिंग पिल है, ये आपके मैदे के अंदर जाती है और इसके इर्द गिर्द कोई एक परत है जी जो डिसॉल्व हो जाती है, जिसके बाद वो आपके स्टमक को भरे हुए होने का एहसास दिलाती है। ये तो वाकई गोली करा के मैदे में, स्टमक में जाके ये मेल्ट हो जाती है। जब मेल्ट होती है तो फिर उसके बाद ये आपके स्टमक के गिर्द एक लेयर बना देती है। लेयर में वो ये लगता है आपको कि आप तो बिल्कुल पेट भर के खा चुके हैं। हाँ। तो आप क्यों खा रहे हैं, फिर आपको छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। और माहिरीन का ये कहना था कि जो लोग वजन कम करना या अपनी भूख पर काबू पाना चाहते हैं, वो हर खाने से पहले ये गोली खा सकते हैं। मल्टीविटामिन कैप्सूल के साइज का ये कैप्सूल होता है और ये जिस्म में भूख का एहसास दिलाने वाले हार्मोन्स को कम करने में भी मदद देता है। इस गोली के काम करने का तरीका कार कुछ यूं है जो हम डिटेल में बताते हैं कि एक छोटी सी सिल्वर ऑक्साइड बैटरी से चलने वाली ये गोली है। ये मैदे में जब पहुंचती है तो जेली नुमा बैरूनी परत इसकी घुल जाती है और इस तरह से बरकी सर्किट मुकम्मल होता है। वाइब्रेटिंग मोटर फाल होती है, जिसके बाद आपके जिस्म में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको ज्यादा भूख नहीं लगने देते और इस तरह आप अपने वजन पर आपका जो फैट जाहिर है उससे लूज होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद फैट बर्न होगा, क्योंकि आप ज्यादा खाना नहीं खाएंगे। आपको जिंदा रहने के लिए जितना खाना चाहिए होगा उसके बाद ये आपको अलर्ट देगी कि यू आर फुल, इतना काफी है। अब लेकिन वैसे शायद मानो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली होंगे। अगर आप रोज आप एक इस तरह की गोली खा रहे हैं, और डेफिनेटली होंगे कि मेरे ख्याल से वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वैसे भी जब वो डाइट करते हैं, इंटीमेट डाइट हो गई या फिर कीटो डाइट होगी, बहुत सी डाइट्स आ चुकी हुई हैं, तो उनको भी पहले 15-20 दिन बहुत मुश्किल गुजरते हैं कि मतलब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, उसकी वजह से हेडेक होती है, बॉडी में इतनी चेंजेस आती हैं, आपकी शक्ल है उसमें से बिल्कुल जो रोशनी है, नूर है, खूबसूरती है, वो सारी उड़ जाती है और आपकी शक्ल बहुत डल हो जाती है। तो इस गोली से भी कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स बॉडी में भी तो वैसे मैं तो कहूंगा कि बजाय ऊट पटांग किस्म की चीजों को ट्राई करें, इससे बेहतर ये है कि आप अपनी खुराक का ख्याल रखें और आप एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज करेंगे तो वैसे सब कुछ कंट्रोल में रहता है। और अगली खबर मेरे पास बड़ी दिलचस्प है शहर बानो, और वो हमारे हमसाया मुल्क भारत से खबर है, जहाँ पर अब आपके पास सिर्फ एक ही तरीका रह गया इंसाफ लेने का, वहाँ की अदालतों से। और वो इस हाथी ने साबित कर दिखाया कि अगर आपने वहां से इंसाफ लेना है भारतीय अदालतों से, हरिद्वार वहाँ की जो जगह है, वहां पर एक हाथी जनाब घुस गया अदालत में और कानून की ऐसी तैसी फेरी है उसने। वीडियो आप देख सकते हैं जी, और ये वीडियो काफी वायरल हुई सोशल मीडिया पे। हुई है हाथी के साथ, मुझे लग रहा है कि हाथी के साथ कोई नाइंसाफी हुई है। हाथी बड़े स्टाइल के साथ आया, उसने बोला है ये वाला हाथी किसी का नहीं साथी। उसने भाईजान स्लोमो में किया जाए तो ये बहुत जबरदस्त वॉक करता हुआ हाथी जाए, बिल्कुल हीरो की तरह, और हीरो का किरदार अदा कर रहा है। पता नहीं किसके साथ नाइंसाफी हो रही थी, किसकी मदद को वो गया है। नहीं, वो अपने इंसाफ के लिए गया, अपने इंसाफ के लिए उसको यकीन नहीं था कोई इंसाफ मिलेगा भारतीय अदालत से। उन्होंने क्या दरवाजे पान दो, दरवाजा खोला उसने, अहाते में गया, उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद उसने ये किया कि अहाते में दाखिल होने के बाद उसने ऐसी तैसी फेरी अंदर जाके उसने पंजाबी से कहते हैं कंधा टाती है, उन्हें दीवार हिला दी है। उसने कहा जी कि इंसाफ आज मैं लेके जाऊंगा और अपने स्टाइल से लूंगा। और उसने नुकसान पहुंचाया अहाते की दीवारों को। बेखौफ व खतर वो अदालत की इमारत में घूमता रहा और हाथी के कमरा अदालत में घुसने से फिर लोगों में अफरा तफरी फैली, जाहिर है वो भी डर के भाग गए। फौरी तौर पर महकमा जंगलात के एहलकारों को उन्होंने तलब किया है वहां पे, ताकि वो काबू कर सके। एहलकारों ने तो जानवरों के साथ जो है सलूक वैसे ही पता नहीं अजीब सा करते हैं।
उनको उस तरह से नहीं लेके चलते सारे लोग, और हम सब भी इनको समझना चाहिए, इनको एक तरीके से आप काबू कर सकते हैं, इनको गोली नहीं मारनी चाहिए, इनको फायर नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस ये किसी और वैसे भी उसके लिए भी अगर आप किसी इंसानी जान को खतरा हो तो आप मतलब वो वाले आप शॉर्ट्स इन पर लगाते हैं जो लेकिन वैसे वो ये हाथी जो है ऐसे जानवरों में से जिसे टेम किया जा सकता है, आपने देखा अक्सर सर्कस वगैरह में या जू में बिलखसूस वो जो लोग होते हैं इनके कीपर उन्होंने बड़ा अच्छा इनको ट्रेन किया होता है, जंगे किया करते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको टेम किया जा सकता है, ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन कुछ होते हैं अपनी मर्जी वाले हाथी भी। हमने वैसे भी देखा कि भारत में जो अकलियतें हैं वो मसावी सलूक किया जाता है उनके साथ, और उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। तो मेरे ख्याल से अकलियतों को भी अब अपने साथ एक एक हाथी रखना चाहिए, और जब इस तरह का मामला तो हाथी जो है ना वो ये नहीं छोड़ देना चाहिए। ये कोई अकलियती हाथी था जो ये अकलियती हाथी था जो अपना हक लेने के लिए गया है अदालत में, और फिर ऐसे लिया जा सकता है। ये तो होगी हमसाया मुल्क की बात, तो अब अपने मुल्क की बात कर लेते हैं। हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नौजवान हैं जो कहते हैं कि हम जाना चाहते हैं यहाँ पे बैरून मुल्क जाना चाहते हैं पैसे कमाने के लिए, रोजगार के लिए। तो यहाँ पर जो कि हमारे पास सहूलतें नहीं हैं, हमारे पास यहाँ पर नौकरियां नहीं है, हमारे पास डिग्रियां हैं लेकिन काम नहीं है, और अगर काम है तो उस तरह से नहीं, एजेंट नहीं, लेकिन मैं एक खबर पहुंचाना चाह रही हूँ। तो बैरून मुल्क जाने के लिए खुशखबरी ये है कि जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं, कनाडा का जो है वीज़ा वो खोल दिया गया है। वो वीज़ा क्या है, उसकी क्या तफसीलात है, वो आपको बताते हैं। अच्छा, वो मेरे पास है डिटेल। क्या आपके पास सिर्फ एक अच्छा बिजनेस आइडिया हो, ना आपकी एज रिक्वायरमेंट, ना आपकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट, क्या बात है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वसीम, फिर अगर मैं आप अगर अप्लाई करना चाहें तो आपके पास क्या आइडिया, लेकिन क्या बिजनेस इसकी एक मेजर रिक्वायरमेंट है, और वो ये है कि आजकल चूंकि टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई है, तो आजकल के दौर को ज़हन में रखते हुए आपने कोई ऐसा यूनिक बिजनेस आइडिया सोचना है जो कनाडा की आवाम के लिए, उनकी इकोनॉमी के लिए सूदमंद है, बेहतर है। नहीं तो वहाँ पर हम कोई रेस्टोरेंट खोल सकते हैं पाकिस्तानी खानों का। मतलब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस ना, कि अगर आप जिस तरह का भी आइडिया, आप क्या आइडिया देंगे, आप क्या मतलब बेतहाशा आइडिया आ सकते हैं। नहीं, आप अपने लिए बताएं ना, आप क्या चूज करेंगे। बेतहाशा आइडिया मतलब कोई आइडिया नहीं है। मेरे पास बड़ा अच्छा आइडिया है। मेरा आइडिया ये है कि जी चिड़ियां फड़ के तो आजाद कराओ उधर। ये वहां नहीं हुआ होगा भी। ये नहीं हुआ होगा, पता चले वहां पे गोरे आए हो, उनसे कहो कि वहां पे ऐसा नहीं आइडिया। अगर आप अपनी विश पूरी करना चाहते हैं तो ये जो है ना एक चिड़िया, इसको आजाद करवाएं। $1 पे $1, वो अगर आप वहाँ पे चिड़िया जाकर पकड़ेंगे ना, वैसे ही आप भी आजाद होने से फिर बचेंगे। वो आप भी नहीं भाई, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमारी जो यंग जनरेशन देख रही है, बात ये है कि अगर आपके पास अच्छा यूनिक आइडिया है, ये बेसिकली दुनिया भर से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो साइंटिफिक स्टडीज जिनकी हैं, या अगर साइंटिफिक स्टडीज नहीं भी हैं लेकिन वो बिजनेस आइडियाज उनके पास अच्छे हैं, ये उनको अट्रैक्ट करने के लिए। वहाँ पे सर्दी बहुत है, तो सर्दी के जो यहाँ पे बिजनेसेस हैं वो भी कर सकते हैं आप। वो जो एक कूलर पकड़ के उसमें आप आवाज है अंडे गरम अंडे। आपकी आवाज अच्छी है वैसे। बस बचपन में मैं पीछे पीछे आवाजें लगाती थी। वैसे अंग्रेजी में कैसे इसको अंग्रेजी में बोले ना, क्योंकि वहाँ पे गोरे ज्यादा होंगे ना। एग्स, हॉट एग्स। मैं बॉइल्ड एग्स। नहीं, इसमें ग्रामर की गलती है अंग्रेजी की। मैं ठीक करूं? हाँ करो। गरम अंडे। मैंने कहा मैंने ग्रामर बोली नहीं। गरम अंडे, ओके। तो आप अंडे भी वहां बेच सकते हैं। वैसे और भी बड़े अच्छे आइडियाज हैं, लेकिन आपने सीरियस वाला आइडिया सोचना है। आपने हमारा आइडिया कॉपी नहीं करना, क्योंकि ये आइडिया हमने पिच करना है। ये तो हमने मजाक की है, ये तो हमने मजाक की है। आप अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, अगर आपका दिल कर रहा है, अच्छा सा बिजनेस आइडिया लें और आप अप्लाई करें, आपको झट से आपका वीजा मिल जाएगा। अगर आपका आइडिया अच्छा हुआ और वो आइडिया वहाँ की जो रेलिवेंट अथॉरिटी है वो प्रूव करती है, आया, तो फिर आप समझ लें कि देख लेना कि वहाँ पे कनाडा आपको वेलकम कर रहा है, कौन से उनकी लोग पसंद करते हैं वो चीजें। हाँ जी। तो आप उसी आइडिया को लेकर चलें, क्योंकि आप लोगों ने नहीं, सोशल मीडिया ने जिंदगी आसान कर दिया। वहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं कौन से बिजनेसेस ज्यादा जो है वो वर्क कर रहे हैं। तो खैर, अब आप घर बैठ के एक और आइडिया मेरे ज़हन में आया। नहीं रहने दें, मूंछों से ट्रैक्टर खींचने वाला। अच्छा, नहीं, वो कैसे? आपने कभी देखा नहीं किसी? आपको तो मूंछें ही नहीं। तो उगाएंगे ना वो क्या? वो कहते हैं मुझ नहीं तो कुछ नहीं। ये क्यों तो कहते हैं? उस पर पता नहीं कहते होंगे जिनको मुझे नहीं, मतलब क्लीन शेव नहीं पसंद होगी। मैं तो अब नहीं कह सकती, मेरे को होस्ट क्लीन शेव है तो मैं अच्छी होती है क्लीन शेव भी। जो किसी को सूट करता है वो अच्छा होता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो रुबीना ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की, वो देख लेते हैं। वाह वाह। नाज़रीन,
मर्दों के फेस पर ऐसी कौन सी प्रोमिनेंट चीज़ है जो देखते ही हम उनकी पर्सनैलिटी को जज करने लगते हैं? तो वो है उनकी मूंछें। और मूंछें मर्द की मर्दानगी और शान की अलामत समझा जाता है। और एक पंजाबी कहावत है कि मुझ नहीं तो कुछ नहीं। इस हवाले से लोग क्या कहते हैं, लड़कियाँ क्या कहती हैं और लड़के बात करते हैं। पंजाबी कहावत है कि मुझ नहीं तो कुछ नहीं, क्या कहेंगे? देखें जी, मुझ नहीं तो कुछ नहीं, मर्दों पे मूछ जो है वो सूट करती है, मर्दानगी की निशानी है मूछ। तो सही बात है, मर्द की शान है मूछ, तो रखनी चाहिए, इसीलिए हमने रखी हुई है, रखने का शौक भी है। जो नहीं रखते उनको तो वैसे ही हम फिर बर्गर कह के छेड़ते हैं। जिंदी मूछ नहीं हो बंदा ही नहीं। मुझे बॉयज जो है वो मूछों के साथ अच्छे लगते हैं। मूछें के लिए तो नहीं अट्रैक्ट करती, बियर्ड भी साथ होगी तो पूरी अट्रैक्ट करेगी। लड़कों में मूछें नहीं, बियर्ड अट्रैक्ट करती है, और वो जो छिले हुए आलू बिल्कुल क्लीन शेव वाला वो तो बड़े बुरे लगते हैं। बियर्ड ज़्यादा अट्रैक्ट करती है बनिस्बत की मूछों के, और बगैर मूछों के लड़के तो मुझे बहुत ही जहर लगते हैं। लड़के और लड़कियों में फ़र्क सिर्फ मूछ का होता है, ये डिफरेंशिएट करता है। और लड़के जिनकी मूछें नहीं होती वो तो ऐसा लगता है जैसे छिले हुए आलू हैं, और ऐसा लगता है इनका मुंह भी बॉल की तरह है। जिसकी मूछ नहीं होती वो इतने अजीब से लगते हैं, पता ही नहीं चलता कि वो लड़के हैं या क्या। उनका मुंह का पता ही नहीं चलता कि वो एक्सप्रेशन क्या दे रहे हैं और उनका मुंह किस साइड पे और क्या चीज़ है। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जिन पे नहीं होती वो अच्छे नहीं लगते, बर्गर लगते हैं। थैंक यू। ਕਈ ਮੁੱਛ ਮੁੰਨੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਪੂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਛ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਛ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मुझ नहीं तो कुछ नहीं। मूछ नहीं तो कुछ नहीं। एक सवाल पर आपने जाने मज़े मज़े के जवाबात। उम्मीद है आपको ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। यार मैं ये थोड़ी बाइस रिपोर्ट है। मैं इस हवाले से शदीद एहतजाज करूंगा। और क्यों? वो ये क्योंकि सारी खवातीन से क्यों राय ली जा रही है? भाई बंदों से भी तो पूछनी। बंदों से भी पूछा ना, ज्यादातर खवातीन थी। तो जाहिर है खवातीन नहीं, मतलब मेल जेंडर के बारे में, डिफरेंट जेंडर के बारे में बोलना नहीं, खुद बंदों से भी पूछना चाहिए था कि उन्हें मूछ रखना पसंद है कि नहीं। वैसे भी एक वक्त आया था, पता नहीं 90s या 80s का, तब सारे क्लीन शेव बॉयज पसंद किए जाते थे, बहुत पसंद करते थे। लेकिन अब ज्यादा जो है ना बियर्ड वाले लड़के पसंद किए जाते हैं। अगेन वही बात है शायद बालों के, जिसको जो सूट करता है। एक आध रेबल हो सकता है। नहीं, रेबल की बात नहीं, मेरे ख्याल से जिसको जो सूट करता है और जो चीज आप जितने बेहतर अंदाज में कैरी कर सकते हैं, क्योंकि दाढ़ी मूछ भी एक कैरी करना एक मुश्किल टास्क है। और कुछ लोग तो हमारे प्रोड्यूसर की तरह होते हैं कि उनको दाढ़ी इतनी अच्छी लगती होती है और वो तरफ आके आ जाते हैं, इतना खौफ आता है उनको देख के, क्या कर लिया आपने अपने साथ। नहीं, लेकिन मूछ उन्होंने रखी हुई है ना, मूछ नहीं तो कुछ नहीं। उन्होंने इसलिए रखा है, मेरे ख्याल से उन्होंने ये बात नहीं, मूछ भी उतार देते तो बेहतर था वैसे। तो बहरहाल जी, रुबीना यूसुफ ने एक अच्छी रिपोर्ट बनाई और मेरे ख्याल से ये खवातीन के लिए बिल्कुल नहीं था, मूछ नहीं था कुछ नहीं। मैं वही बात करने लगा हूँ कि बात वही पे आके खत्म होती है कि जिसको जो अच्छा लगता है, जो जितने बेहतर अंदाज में जिस लुक को कैरी कर सकते हैं उसी को अडॉप्ट करें और देखा देखी वाला काम करना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। और हम अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी मईशत में रीढ़ की हड्डी जो है वो उसका किरदार अदा करती है किसी भी मुल्क की ज़राअत, और पाकिस्तान की बिलखसूस। तो अगरचे 2023 पाकिस्तानी अवाम के लिए मुश्किल साल रहा है, ज़राअत की जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो ये किसानों के लिए भी नुकसान का साल साबित हुआ है। और इस साल हम देखते हैं कि किसानों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो वो मुश्किलात किस तरह की रही हैं, उन्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत थी जो बर वक्त उन्हें नहीं मिल सकी। तो इस ओवरऑल सिचुएशन पे बात करते हैं। हमारे साथी एंकर हैं और ज़राई अमूर के माहिर हैं बिन्यामीन शौकत साहब। बिन्यामीन साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने दुरुस्त फरमाया कि जैसे बाकी पाकिस्तानी अवाम के लिए ये साल मुश्किल था, किसानों के लिए तो इंतहाई मुश्किल। अच्छा, ये कहा जाता है कि 2023 जो है ये किसानों के लिए बहुत ही मुश्किल था, तो ऐसा था? 100% ऐसा था, बल्कि इससे भी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है पाकिस्तान में किसानों की। और हमारा तकरीबन 60% जो कम्युनिटी है ओवरऑल वो फार्मर्स पर मुश्तमिल है। तो जब पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुश्किलात आएंगी तो ये अंडरस्टूड है किसान के ऊपर आएंगी। लेकिन हमारा यहाँ एक रिवर्स सिस्टम चल रहा है कि हम आवाम को सहूलियात देने के लिए किसान को हमेशा से ही दबाते हैं। किसान की कमोडिटीज़ हम सस्ती लेते हैं ताकि बाकी आवाम को हम रिलीफ दे सकें, लेकिन इनफैक्ट ये ओवरऑल सिनेरियो फिर लेकिन बिन्यामीन ज़राअत को एक एडवांटेज ये भी तो दिया गया है ना कि सबसे कम टैक्स वाला जो शोबा है वो ज़राअत है। अच्छा, ये भी कन्फ्यूजन है, एक मिथ है, इसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है उसके ऊपर ठीक ठाक टैक्स है और वो किसानों से लिया जाता है और वही लिया जाता है 18% जो आम पब्लिक से लिया जाता है। अच्छा, ये खबर जो है ये सही नहीं है। ऊपर
आपकी जो पेस्टिसाइड है उसके ऊपर, वीडिसाइड के ऊपर, जितनी भी ज़री मुदाखिल हैं किसानों से टैक्स लिया जा रहा है बाकायदा तौर पे। और अब पहले ज़री ज़मीन पे कम टैक्स था, गुज़श्ता माह से हुकूमत ने माशाल्लाह उसके ऊपर भी ठीक ठाक टैक्स लगा दिया है ज़मीनों के ऊपर। तो अब ये जो बात थी कि हाँ ये है कि ज़री मशीनरी जब आप इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर कुछ टैक्स की छूट होती है, लेकिन वो हमारे छोटे किसान का मसला नहीं है, वो जो हमारे बिग जायंट्स हैं, तो ये मशीनरीज वो इंपोर्ट करते स्पेसिफिकली हैं। अगर हम बात करते हैं 2023 में होने वाले नुकसान की ज़राअत में, तो कौन कौन सी फसलें हैं जिन्हें नुकसान का सामना करना पड़ा? अच्छा, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो कैश क्रॉप्स होती हैं उसमें हमारी मेजर जो है वो इस साल जो मकई थी, देखिए मकई प्रीवियस ईयर में हमारे पास सेल होती रही है 4000 में, और उसमें किसान की जो कॉस्ट आती है 40 मन मकई पैदा करने में वो 2000 रुपये है। और इस साल किसान मकई 14, 15, 1600 रुपये से एक दिन भी ऊपर नहीं प्राइस गई, यानी फी मन किसान 4 से 500 नुकसान करता रहा, और फी एकड़ किसान का नुकसान जो था वो 40 से 50 हज़ार रुपये था सिर्फ मकई की फसल के ऊपर। और जिसने 100 एकड़ लगाया, इसका मतलब है कि आइंदा 3-4 साल तक वो अपना लॉस पूरा नहीं कर सकता। आइडेंटिफाई हुआ कोई रीजन? हाँ जी, इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो कार्टल्स हैं, माफियाज जो हैं, इसमें जो बायर था मकई का, मकई इस साल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लग गई, यानी नॉर्मली हमारे 3 से 4 मिलियन हेक्टेयर्स लगती है, इस दफ़ा उससे ज़्यादा डबल लग गई। अच्छा, अब इसमें होना ये चाहिए था कि एक्सपोर्ट हो जाती। हमारे अफगानिस्तान में हालात सही नहीं थे, हमारे बॉर्डर की कुछ इश्यूज थे, तो जहाँ हम बाकी चीज़ें बैन करते हैं वहाँ एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट भी हम बैन हो गई। तो हमारा अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट बैन हो गई। फिर उसके अलावा जो हमें लोकल इंडस्ट्री ने सपोर्ट करना था, इसमें पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो मेजर बायर है, और इसके अलावा जो आपकी लाइफ स्टॉक की फीड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है वो मकई की मेजर बायर है। तीसरा नंबर पे जो हमारे खाने में, इंसानी खाने में इस्तेमाल होती है, लेकिन वो लेस देन 5% है। आप देखें तीनों चीज़ों की कीमत नहीं कम हुई, ना लाइफ स्टॉक फीड की कीमत कम हुई है, ना पोल्ट्री की कीमत कम हुई है, ना हमारे किसी इंसानी जो खुराक में इस्तेमाल होती है मकई, उनकी किसी चीज़ की कीमत नहीं कम हुई, लेकिन किसान की मकई की कीमत मकई के मामले में डिमांड एंड सप्लाई की वजह से कि सप्लाई जो थी वो, अच्छा, डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला ये है कि अगर आप सस्ती ले रहे हैं तो आगे भी सस्ती बिकेगी ना। जी जी। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला नहीं आया ना। चिकन आज भी 400 रुपये किलो ही है, और पिछले साल जब मकई का रेट बढ़ा था, अच्छा, उस वक्त जो चिकन का रेट था वो 200-250 रुपये था। बात है कि आप अपने मुल्क के किसानों को अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे आपने बताया 60% जो लोग हैं वो इससे पेशे से वाबस्ता हैं, तो 2023 में हमने देखा कि लोगों को संगीन आटे का बहरान देखना पड़ा। इसकी क्या वजह थी? और दूसरा, क्या 2024 में भी ऐसी कोई सूरत हाल हो सकती है? अच्छा, अभी तक की जो हालात हैं, गवर्नमेंट मुझे समझ नहीं आती, यानी जो एग्रीकल्चर को समझने वाले लोग हैं वो बिल्कुल नहीं समझ सकते कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है क्या। अब आप ये देखें कि 2023 में आप बात फसलों की कर रहे थे, में कॉटन एक मेजर फसल है हमारी, और इस साल पंजाब में बड़ी मेहनत करके हुकूमत पंजाब ने उसकी जो एरिया था वो इंक्रीज़ किया, यानी हम आज से 20 साल पहले जितनी प्रोडक्शन पे थे तकरीबन 16 मिलियन बेल्स, तो हम उससे हाफ पे आ चुके थे। प्रीवियस सीजन में हुकूमत ने मेहनत की और वो फसल आपकी रिवाइव हुई, लेकिन वो कंडीशन ये रखी कि हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट है वो किसानों से 8,500 रुपये फी मन में कपास खरीदेगी। ये आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया था, और जब किसानों ने इस नोटिफिकेशन पे बिहाफ पे कपास उगा ली, अपनी बाकी सारी फसलें छोड़ दी, और ये देखें बैड लक देखें किसानों की और हुकूमत की मकारी, मैं कहूँगा आई एम सॉरी, मकारी देखें कि गवर्नमेंट ने दोबारा नोटिफिकेशन इशू कर दिया कि हम ये बाय नहीं कर सकते 8,500 में। अब फिर जो किसान था वो माफिया के रहमो करम पे था, और पूरा सीजन 6,500 और 7,000 के दरमियान बिकती रही। अगेन किसान की जो अपनी लागत थी वो भी उसमें से पूरी नहीं हुई, क्योंकि 8,000 तक अगर हुकूमत बाय करे तो ये सारी जब कोई किसी भी चीज़ की प्राइसिंग होती है तो वो सारा प्रोडक्शन का साइकिल देखा जाता है, उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो देखी जाती है, और उसके बाद कीमत फिक्स करती है गवर्नमेंट। तो 8,500 इस तरह फिक्स हुई थी कि 8,000 इसका एक्सपेंस है किसान का और 500 इसको प्रॉफिट मिलेगा फी मान के पीछे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका, कपास भी बहुत लॉस में गई इस साल। अब आपका सवाल था कि 2000 आटे का बहरान 2023 में इसलिए आया था कि हुकूमत ने जो अनाउंस करनी थी स्पोर्ट प्राइस वो लेट की। लेट यानी उस वक्त की जब हार्वेस्टिंग के करीब थी गंदम, तो किसानों ने पूरे इनपुट्स नहीं डाले थे, हमारी पैदावार
एवरेज पैदावार जो थी वो तकरीबन 28-29 मन रही, और हमारा 28 मिलियन मैट्रिक टन डिमांड होती है पूरे साल में पाकिस्तान की, लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्शन थी वो 22-23 मिलियन मैट्रिक टन थी। तो इसका मतलब जो 5 मिलियन मैट्रिक टन थी वो हमने इंपोर्ट की, और जिसकी वजह से प्राइस ऊपर गई आटे की। और हम चाहते हैं कि आखिर में ये भी बताया जाए कि 2024 अब नया साल आ रहा है, तो कौन सी फसलें हैं जो लगानी चाहिए किसानों को, 2023 से क्या सीखना चाहिए कि वो गलतियां 2024 में ना हो। अच्छा, इस वक्त मैं मकई के जो काश्तकार हैं उनको ख़ास तौर पे एक पैगाम देना चाहूँगा कि इस वक्त मकई जो है वो स्टॉक में पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। सही है, ठीक है। इस वक्त जो मकई स्टॉक में पड़ी हुई है वो इसलिए किसानों ने रखी हुई है कि वो नेक्स्ट सीज़न में अगर बेचेंगे। रेट बेहतर होता है तो फिर बेचेंगे। अच्छा, मकई की दो चीज़ें बनती है, एक बनता है साइलेज जो जानवरों की फीड है, ठीक है, दूसरा ग्रेन बनता है। ठीक है। अच्छा, ग्रेन वाला जो फार्मर है उसको तो बिल्कुल इस वक्त मकई से परहेज करना चाहिए, बाकायदा तौर पे परहेज करना चाहिए, क्योंकि जो स्टॉक जितना पड़ा हुआ है 2 से 3 मिलियन मैट्रिक टन इस वक्त स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आपकी 4 से 5 मिलियन मैट्रिक टन पूरी ज़रूरत है। अगर फिर किसानों ने उसी तरह लगा ली उतनी तो फिर दोबारा लॉस में जाएंगे। साइलेज का ये है कि साइलेज आपका सीजन निकल जाता है, जो इसमें इस मौसम में जो बना हुआ है साइलेज वो निकल जाएगा, और अगले मौसम में साइलेज का ये होता है कि वो आप स्टॉक कर सकते हैं फॉर ईयर, पूरा साल स्टॉक कर सकते हैं। तो साइलेज की मकई लगा लें, और जो ग्रेन की है वो उससे बिल्कुल परहेज करें, ताकि जो स्टॉक एक दफ़ा जो माफिया है उसको भी थोड़ा सा, जब वो इंपोर्ट करेंगे मकई तो इनको पता चलेगा कि वक्त बड़ा कम है। मैं थोड़ा मेरे दिमाग में एक सवाल आया जो हम सब का दिमाग में रहता है कि अभी 2024 में क्या चावलों की काश्त में या उसकी निर्खों में कमी आएगी, और क्या नाम है गंदम जो है वो मिलेगी? तो मैं सबसे पहले आपको चावल का बताऊं कि माशाल्लाह इस साल, पिछले साल हमने $2 बिलियन का चावल एक्सपोर्ट किया था, और इस साल हमारा टारगेट $3 था। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एरिया था वो भी हमने पूरा कर लिया था, और 5 से 6 जो मिलियन हेक्टेयर्स हम लगाते हैं वो हमने पूरा कर लिया था। उसके अलावा जो हमारी प्रोडक्शन थी वो बड़ी अच्छी थी, ख़ासतौर पे हाइब्रिड राइस जो है वो चाइना में हमारा बड़ा एक्सपोर्ट हुआ, और एक्सपेक्टेड है कि हम 3 जो बिलियन डॉलर था उसको टारगेट को मेट करें। हमारा वो टारगेट, जी बिल्कुल, प्रोडक्शन का टारगेट पूरा हो चुका है, और प्रोसेस में है राइस, जो 2 से 3 माह बाद एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। इस वक्त मिल्स में है, कुछ हो भी रहा साथ साथ, तो राइस का जो है वो हम टारगेट अचीव कर लेंगे। तो दूसरा आपका सवाल था कि क्या लोकल मार्केट में प्राइस डाउन आएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। बैड न्यूज़ है कि बैड न्यूज़ है कि लोकल कंज्यूमर के लिए राइस की प्राइस नीचे नहीं आएगी, क्योंकि जो आपकी चीज़ एक्सपोर्ट हो रही होती है उसकी एक्सपोर्ट में अगर आपको अच्छी प्राइस मिल रही है तो फिर जो जाहिर है सारी फोर्सेस जो है एक्सपोर्ट की तरफ होती हैं, और फिर आपके पास अगेन लोकल कंजम्पशन के लिए राइस कम। देखिए इंडिया ने इस दफ़ा क्या किया, इंडिया ने इस दफ़ा अपनी एक्सपोर्ट बैन कर दी, उसका फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ। और ठीक है, हमें डॉलर्स चाहिए इस वक्त, तो एक्सपोर्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। इससे वैसे भी राइस हमारा स्टेबल फूड नहीं है। अगर हम वीट और मेज़ 2 फसलों को स्टेबल फूड ले जाएं तो राइस को हम एक्सपोर्ट पे ले जाएं तो इससे हमारी इकॉनमी को भी सपोर्ट मिलेगी, और जाहिर है हमारी नीड तो फिर पूरी हो ही जाती है उससे। तो राइस का प्राइस जो है वो यही रहेगा जो मार्केट में है, ऊपर जाने के चांसेस हैं, नीचे आने के चांसेस नहीं है। इसके बाद आपका एक सवाल था कि गंदम, तो इस साल गंदम का भी सुन लें, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और अपने व्यूअर्स को भी बताता चलूँ, किसानों के लिए भी शायद ये ब्रेकिंग न्यूज़ होगी कि हुकूमत ने 4,000 रुपये प्राइस अनाउंस की थी ताकि गंदम ज़्यादा से ज़्यादा लगे। और हमारा 2% एरिया इंक्रीज़ हो गया, यानी 22 मिलियन से हम 23 से 24 मिलियन एकड़्स पे चले गए हैं। हमारी सोइंग हो चुकी है, और जब सोइंग पूरी हो चुकी है तो हस्बे मामूल गवर्नमेंट ने दोबारा एक नोटिफिकेशन इशू किया है, और गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 4,000 प्राइस नहीं दे सकते, हम 3900 में बाय करेंगे। तो बड़े अफसोस की बात है, ये बड़े अफसोस की बात है, और गवर्नमेंट सेक्टर पे इस तरह के मामला चल रहे हैं तो बड़ी खराबी जी बिल्कुल। ये ऑफिशियल में आपको मतलब पूरे वसूख से हमें जो ज़राए से ये खबर मिली, ये 100% ट्रू खबर है कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। फेडरल गवर्नमेंट ECC के जो इजलास था आपका उसमें फैसला हुआ था। फेडरल का हमेशा डिफरेंट होता है रेट। फेडरल ने अगर 3900 किया भी था तो ज़रूरी नहीं था पंजाब भी 3900, बिल्कुल, लेकिन बहरहाल पंजाब ने भी 3900 कर दिया फेडरल को फॉलो करते हुए। बहुत महंगा मिलेगा। बिन्यामिन शौकत, बहुत शुक्रिया आपका। हमारा वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है, और हम ये उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आइंदा आने वाला जो साल है, साल 2024, वो किसानों के लिए भी अच्छा साबित हो, और ओवरऑल पाकिस्तान के लिए भी अच्छा साबित हो। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ रही है, नई से नई चीज़ें सामने आ रही हैं, होना तो ये चाहिए कि लोग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और अच्छे पॉजिटिवली लेकर चलें, मगर यहाँ पर टेक्नोलॉजी का जो है मनफी इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इनकलाब के बाद ख़वातीन को ऑनलाइन हिरासा किए जाने के वाक़यात पर जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और लोग इससे बहुत परेशान हैं। ख़वातीन की नामुनासिब जाली वीडियोज़ तस्वीर बनाकर फैलाया जाता है और बड़ा आसान हो गया है। अगर आप किसी से भी कोई गुस्सा है, किसी से भी आप नफरत करते हैं, किसी की आपको वैसे ही कोई बंदा पसंद नहीं है तो आप उसकी पिक्चर लें, क्योंकि सोशल मीडिया हर बंदा यूज़ कर रहा है आजकल, उसको डीप फेक उसकी कोई वीडियो बनाएं जो कि बहुत फहश वीडियो भी हो सकती है, तो उसको आप वायरल कर दें और कोई बंदा उसको जज नहीं कर सकता कि ये सही है या फिर ये फेक है। तो इसके नतीजे यहाँ तक पहुँचे कि लोग जो ख़वातीन हैं वो कत्ल की जा रही हैं इज़्ज़त के नाम पर, और कुछ ख़वातीन बदनामी के खौफ से खुद ही खुदकुशी कर रही हैं। जी बिल्कुल, इस सारे मामले पे बात करते हैं। हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट असद बेग साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये कहिएगा, डीप फेक टेक्नोलॉजी है क्या और इसे पकड़ना कितना मुश्किल है? देखें, जो डीप फेक है उसको हम थोड़ी सी टेक्निकल ज़बान में जनरेटिव एआई कहते हैं, यानी कि वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन सिस्टम्स होते हैं जो कि कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। उसमें टेक्स्ट भी होता है, तस्वीरें भी होती हैं, वीडियोस भी होती हैं। अच्छा, आपने शुरू में बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो आजकल जो है वो गलत कामों के लिए हो रहा है। मुझे लगता है कि हमेशा से ही टेक्नोलॉजी के बीच में एक बैलेंस रहा है। आप ये देखेंगे कि फ्रॉम द टाइम बीइंग, जब से पहली दफ़ा बॉम्ब बना था टू नाउ, जब एआई जनरेटिव एआई का इस्तेमाल हो रहा है, हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी को अगर आप रेगुलेट नहीं करेंगे तो उसका इस्तेमाल हमेशा गलत काम के लिए ही होगा। नंबर एक। नंबर दो, अब बात ये आ गई कि सबसे पहले ये है कि चैलेंज समझ लें आप क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके नाजरीन के लिए बताना चाहता हूँ। चैलेंज ये है सर कि जो जनरेटिव एआई है उससे आप किसी भी इंसान का, खातून मर्द का फहश तस्वीर बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि वो जेंडर्ड ज्यादा होता है ये एलिमेंट, तो 90% हमने देखा है, रिसर्च बताती है कि 90% जो जनरेटिव एआई है जिसमें पोर्नोग्राफी है एंड सो ऑन, वो खवातीन की बनती है। नंबर 3, इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल भी होता है और आप ये देखेंगे कि केसेस हैं दुनिया में जहां पे पार्लियामेंटेरियंस, विमेन जर्नलिस्ट एंड सो ऑन को ब्लैकमेल करने के लिए, या उनको जिस तरह पाकिस्तान में, इंडिया में कैंपेन्स चलती हैं, इस तरह से उनको डिसइंफॉर्मेशन के थ्रू सबड्यू करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नंबर 3, जनरेटिव एआई का अगर आप इन जनरल देखें कि इलेक्शंस के उसका क्या इम्पैक्ट है, तो वो भी आपको बहुत सीरियस नजर आएगा। बांग्लादेश में फॉर इंस्टेंस इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि वहां पे जनरेटिव एआई के थ्रू काफी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही। तो ये सारी चैलेंजेस हैं जो अपने डील करने हैं। अब इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि आप जनरेटिव एआई को बैन नहीं कर सकते, ना ही आपको करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी चैट जीपीटी फॉर इंस्टेंस जनरेटिव एआई है, राइट? और अब चैलेंज ये है कि आपने वो सिर्फ कंटेंट को क्रिमिनलाइज करना है या बैन करना है जिससे लोगों को हार्म पहुंचता है। मुझे लगता है कि इसके लिए 2-3 चीजें चाहिए जो कि हमें अभी हमारे पास नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। नंबर 1, आई एम सॉरी, मैं ये क्विकली बताना चाहता हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, मुझे लगता है कि अभी तक उनको थोड़ा सा इसको ज्यादा सीखने की जरूरत है कि इस पे पॉलिसी मेकिंग कैसे हो सकती है या कैसे हो रही है पूरी दुनिया में। नंबर 2, हमारे जो टेक्नोलॉजिकल वो इदारे हैं जो कि लॉ एनफोर्समेंट करते हैं, एफआईए एंड सो ऑन, मुझे लगता है कि उनकी कैपेसिटी इंप्रूव करने की जरूरत है और उनकी कैपेसिटी अभी तक प्रॉब्ली उतनी है नहीं। और नंबर 3, हमें लगता है कि यहाँ पे एक ऐसे मुल्क में ऐसी एक टास्क फोर्स होनी चाहिए स्पेसिफिकली जो कि जेंडर्ड डिसइंफॉर्मेशन है उससे टैकल करने में हेल्प करे, बिकॉज इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। आपने खुद कहा कि लोग खुदकशियां कर रहे हैं और कत्ल हो रहे हैं एंड सो ऑन। इमेजिन करें कि हमारा जो रीजन है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, और ये पूरा जो रीजन है, ये बहुत सेंसिटिव है इस मामले में। बिल्कुल। अच्छा, एक लड़की की जिंदगी तबाह की जा सकती है अगर आप, जैसे हम मामलात हम देखते हैं, लोग पहले जब इस तरह से मामलात होते थे कि लोग फेसबुक पे सिर्फ पिक्चर अपलोड करते थे और लोग अपनी बेटी को कत्ल कर देते थे कि भाई इसकी तस्वीर जो है लोगों ने देख ली है। बहुत सारे मामलात हुए हैं, अभी भी पिछले दिनों भी ये वाक़या पेश आया जो कि फेक वीडियो और फेक पिक्चर्स के बिना पर 2 खवातीन को कत्ल किया गया। इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, ये पहचान है इसकी? कोई पहचान कर सकता है कि ये डीप फेक है? तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, बट देखें उसमें मसला क्या है। मसला ये है कि आप जब कोई ऐसी चीज वायरल होती है ना, तो उसमें पहचान करने का मौका नहीं मिलता। आपका ख्याल है कि व्हाट्सएप पे इमेज चल रहा, व्हाट्सएप पे फॉर इंस्टेंस पब्लिक ग्रुप्स में या प्राइवेट ग्रुप्स में ऐसा कुछ इमेज चल रहा हो, तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि उसको पहचान कर पाएंगे? मेरा ख्याल है बहुत थोड़े। सेलिब्रिटी में बड़ा इस तरह की चीजें आ रही हैं, सेलिब्रिटीज के बारे में भी लोग इस तरह की चीजें बनाकर डीप फेक जो है वो अपलोड कर रहे हैं।
ऐसा नहीं पाकिस्तान के अंदर या जिन कंट्रीज में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझा जाता है और है भी, क्योंकि हमारे कल्चर के हिस्से में चीज़ें नहीं आती, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें अपलोड होनी नहीं चाहिए, अपलोड होने से साथ ही बैन होनी चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम आ सकता है? टू बी फेयर, प्लेटफॉर्म जो है फेसबुक एंड ट्विटर एंड सो ऑन, उन्होंने काफी इसको पुश बैक करने की कोशिश की है, और यूजुअली आप जनरेटिव एआई इमेजेस जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड नहीं कर सकते, बट मसला ये नहीं है। देखिए, आप इसको अगर आप थोड़ा सा देखें तो जो स्प्रेड होता है वो यूजुअली फेसबुक से या ट्विटर से नहीं होता, वो ऐसे प्लेटफॉर्म से होता है कि हमारे सामने नहीं होते, मसलन व्हाट्सएप, राइट। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे प्लीज कहने दीजिए, वो मैं मिस कर जाऊंगा अपनी कन्वर्सेशन से, जो मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, यानी कि वो चीज जो कि आपको एम्पावर करती है, उस इंफॉर्मेशन को समझने में जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, मुझे लगता है वो पाकिस्तान में बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। उसकी वजह यह है कि ना ही आपको किसी करिकुलम में पढ़ाया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आपने किस तरह चेक करनी है, सोर्स करनी है एंड सो ऑन। बच्चों को अब पढ़ाना शुरू कर दिया है दुनिया के ममालिक ने, ये कि आप जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं वो कैसी होती है, कहाँ से आती है एंड सो ऑन। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो एलिमेंट है ना, जब तक ये हम नहीं करेंगे तो ये हमारे अनफॉर्चुनेटली इसी किस्म के चैलेंजेस रहेंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अपना जो कंटेंट है, कोई भी इंडिविजुअल उसको सेव कैसे कर सकता है, ऑनलाइन जो भी कंटेंट है, और खसूसी तौर पर ख़वातीन? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया है। नंबर एक तो प्राइवेसी सेटिंग, अगर आप सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तो प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, तो वो आपको इंश्योर करनी चाहिए कि आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स आप जैसा चाहते हैं वैसे हो। नंबर दो, देखिए, ये वाला थोड़ा सा मुझे एंगल में इससे माज़रत के साथ डिसएग्री करता हूं कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ख़वातीन पे नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि फिर तो आपके साथ जो आपकी को एंकर बैठी हैं, फिर तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि वो अपना चेहरा जो है वो कवर करके बैठेंगे टीवी पे, बिकॉज उनका चेहरा नजर आएगा। तो वो मैं इस सेंस में ये सवाल पूछ रहा था कि अभी आपने एक रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें 90% ख़वातीनें जो इफेक्ट हो रही हैं इस टेक्नोलॉजी से, इसलिए मैं पूछ रहा था। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं डॉक्सिंग। डॉक्सिंग का प्रोसेस ये होता है कि आप ये कॉन्स्टेंटली चेक करते रहें कि आपके नाम से या आपके शक्ल की कोई चीज ऐसी तो नहीं चल रही। तो बहुत सारे चीजें हैं जहाँ पे लोगों को हम सेल्फ डॉक्सिंग सिखाते हैं कि आप अपने आप की डॉक्सिंग कर सकते हैं एंड सो फोर्थ, कि आप ये देखते रहें कि कम से कम कोई ऐसी चीज है जिसको आप रिपोर्ट कर सकें एंड व्हाट नॉट। लेकिन फिर दूसरी बात यही है कि इंटरनेट इतना बड़ा है कि आप अगर सेल्फ टॉक्सिंग करते भी नहीं और हर रोज भी करते हैं, एक्सेसिवली भी करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगा फिर व्हाट्सएप के प्राइवेट ग्रुप्स तक तो आपका एक्सेस नहीं होगा। देखिए, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा इनकरेज करें खवातीन को कि वो अपनी डिजिटल स्पेस बरकरार रखें, लेकिन हम साथ साथ अपने पॉलिसी मेकर्स और लॉ एनफोर्समेंट को भी इनकरेज करें कि भैया ये जो काम है इसको आपको रोकना है किसी तरीके से। और ये बहुत जरूरी है कि उसके लिए जो लॉज एंड रेगुलेशंस बने वो ओवर आर्चिंग ना हो। उसका मतलब ये है कि वो इस तरह से ना हो कि जिसका नुकसान हमें ज्यादा हो और फायदा, अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो कवानीन बने हैं डिजिटल के लिए उसका हमें नुकसान ज्यादा है, फायदा कम। अच्छा असद, हर शख्स जो है अब एआई की एक्सेस रखता है, हर शख्स उसको इस्तेमाल करना सीख रहा है, कोई डीप फेक वीडियोस बना रहा है और ऑडियोज भी सामने आ रहे हैं, मतलब आपकी ही आवाज़ की किसी भी तरह की कन्वर्सेशन सामने आ सकती है, तो इसको भी जज किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की और यही वजह थी कि जब इमरान खान साहब ने अभी एआई पे खिताब किया था तो मैं आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस जिसने ये रेस की थी बात कि ये प्रॉब्ली पीटीआई ने एक कैन ऑफ वॉर्म्स खोल दी, अंग्रेजी में कहते हैं, और उसकी वजह यही थी कि कल को लेट्स से इमरान खान की मैं बना दूं और उसमें कुछ खुदा न खास्ता ऐसी बात हो कि आप किसी पे हमला कर दें या किसी को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाएं, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा उसका? और ये हो रहा है पूरी दुनिया में। आपने ट्रंप की फोटोज देखी होंगी जो अरेस्ट करते हुए एंड सो ऑन, हालांकि वो फैक्ट चेक हुई थी लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनको सच्चा माना था। फिर इसी तरह जो ये भी बताइएगा कि पूरी दुनिया में जहाँ पर सही तरीके से कानून साजी की गई है, वहाँ पर अगर डीप फेक टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया जाता है तो कितनी संगीन सजा मिल सकती है, और पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है? मैं चाहता हूँ एक कंपैरेटिव एनालिसिस अगर दिया जाए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होगा कंपैरेटिव एनालिसिस करना क्योंकि हमारे लीगल फ्रेमवर्क्स बहुत फर्क है। मसलन अमेरिका के साथ हम या इवन चाइना के साथ हम अपना कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज लीगल फ्रेमवर्क्स का फर्क है। लेकिन जो आपका सवाल है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हार्म के जुमरे में आता है। देखें, दिस इज नॉट सिंपल डेफेमेशन। अगर आपने खुदा न खास्ता किसी खातून की कोई फाहिश तस्वीर बनाई है और आपने इस इंटेंट से शेयर की है कि आप उसको हार्म करें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये सिंपल डेफेमेशन नहीं है।
ये ज्यादा है थोड़ा सा उससे कि आपने उनको पर्सनली हार्म पहुंचाने की कोशिश की है। ये इंसाइटमेंट के जुमरे में मेरे ख्याल से आता है। तो मुझे लगता है कि ये वाला एलिमेंट जब तक हम कवर नहीं करेंगे ना, कि उसको आप थोड़ा सा डेफेमेशन के एलिमेंट से निकालेंगे, तो एक उसकी कॉस्ट हाई करनी पड़ेगी आपको, सो टू स्पीक। ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ों को शेयर करने पर भी जुर्म होना चाहिए, इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाने पर भी जुर्म होना चाहिए और कोई ना कोई सजा होनी चाहिए? जो कवानीन है, मसलन पैका है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स में, उसमें अगर आप किसी की तस्वीर को एम्बॉस करेंगे या उसको एडिट करेंगे और किसी ऐसे तरीके से करेंगे कि वो उसकी रेपुटेशन को हार्म करे, तो जुर्म तो है। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से इसकी मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है और जिस तरह से इस पे स्पेसिफिकली जनरेटिव एआई पे पॉलिसी मेकिंग रिक्वायर्ड है, वो हो नहीं रही। और वो हो इसलिए नहीं रही कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब देखिए, हमारे पास माजरत के वक्त के लिए, तो मैं चाहता हूँ एक और सवाल का अगर आप जाते जाते जवाब दे जाएं, और वो ये कि विक्टिम को सिक्योर करना खुद कितना ज़रूरी है, एक माइंडसेट की तब्दीली कितनी ज़रूरी है, और वो कैसे मुमकिन हो सकेगी? क्योंकि जो विक्टिम है उसी को खौफ रहता है कि वो किसी इदारे के पास जाए इसको रिपोर्ट करने या ना जाए। आई थिंक ये आपने सबसे अच्छा सवाल किया अभी तक, और इसका जो हल है वो ये है कि जब तक इदारे कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाएंगे विक्टिम्स का, जब तक इदारे या गवर्नमेंट ये कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाएगी कि विक्टिम्स को प्रोटेक्शंस दी जाएंगी और विक्टिम्स को जो है वो सपोर्ट किया जाएगा एज अपोज टू उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा या उनकी तस्वीरें लेके फैलाई जाएंगी एंड सो ऑन सो फोर्थ, क्योंकि ये हमने कंप्लेंट सुनी है अभी, तब तक मुझे लगता है कि कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं बरकरार होगा। अभी यही होता है, आप किसी भी खातून से पूछ लें जो कि हमारे पास, हम बात करते रहते हैं लोगों से, तो वो यही कहते हैं कि हम किसके पास जाएं, हम पुलिस के पास नहीं जाना चाहते, हम लॉ एनफोर्समेंट एफआईए के पास नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि हमें जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। तो ये वाला जो कॉन्फिडेंस है, जब तक आप बढ़ाएंगे नहीं, बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा हमें खुद ही, और हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट जितने भी ये इदारे हैं, सबको एजेंसीज, ये सब आगे बढ़ें और इस सारे मामले पर बात करें। और ये मेरे ख्याल से आवाम तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये जो मामलात हैं, फेक या डीप फेक वीडियोज़ या ऑडियोज़ या एआई का इस्तेमाल गलत करना, ये बहुत आम हो चुका है और आप लोगों पर ट्रस्ट मत करें। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ थे, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, और उन्होंने इस बारे में बताया कि हमें क्या करना होगा। वो एक कहावत है ना, बद से बदनाम बुरा, ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन है कि आपने कुछ नहीं किया, ज्यादा जिम्मेदारी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों पर आती है जी। तो जी यहाँ पर हम ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे, देखते रहिए सुनो बात। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, किसी भी इंसान को कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे बुनियादी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो कॉन्फिडेंस है, और बच्चों में तो कॉन्फिडेंस होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस हवाले से किस तरह के तौर तरीके जो अपनाने चाहिए, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो किस वजह से नहीं होता, इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट माहिर नफ्सियात सोबिया खतीब मौजूद। सोबिया, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच शहरबानो साहिबा। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह। अच्छा सोबिया, हम देखते हैं कि आजकल मोस्टली जो बच्चे हैं उनमें हम कॉन्फिडेंस की कमी देखते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें पेरेंट्स को करनी चाहिए, टीचर्स को करनी चाहिए, माशरे को करनी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो कॉन्फिडेंट हों अपनी ज़िंदगी में, अपने मामलात में? बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, देखें आजकल का जो दौर है, ये इसे हम कहते हैं कि ग्लोबल विलेज है, जिसमें स्पेसिफ़िकली बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट वो अलाइनमेंट या वो राय रास्त लेके आने चाहिए जो एक ना ओल्ड ट्रेडिशन को यूज़ करें, ना ही इतना मॉडर्निज़म की तरफ लेके जाएं कि बच्चा बिल्कुल कन्फ्यूजन का लेवल। अब आप देखते हैं कि बच्चों के अंदर जो खुद एतमादी नहीं आ रही, खुद एतमादी का मसला इस वजह से भी आ रहा है कि पेरेंटिंग स्टाइल्स, आप देखें अब हमारे पास वो घर कहाँ रहे हैं, वो स्पेसिफ़िकली माँ बाप दोनों नौकरी करते हैं, घर के इन्वायरमेंट के अंदर वो बच्चा नहीं, वो स्कूलिंग में ज़्यादा एतमाद सीखता है, वो अपने पीयर से ज़्यादा सीखता है, वो डे केयर में ज़्यादा सीख रहा है। तो वो जो सबसे पहला वालिदैन की कंसंट्रेशन जो शुरू से आप कहते हैं ट्रेडिशनल जो वेज़ हैं, उन वेज से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। पहला तरीक़ेकार मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ पेरेंट्स को कि टाइम फाइंड आउट द क्वालिटी टाइम, जो आपकी 80% आपके अपने बिहेवियर और एक्शंस है ना, वो बच्चे के अंदर इंड्यूस्ड होते हैं। बच्चे को ये सुनता नहीं है, बच्चा देख के सीख रहा होता है। तो बच्चे के जो देखने के अवामिल है वो पेरेंट्स से पहली, जो जैसे हमेशा कहा जाता है दरसगाह भी है,
तो पेरेंटिंग स्टार्ट होती है कि पेरेंट्स के अपने बिहेवियर, अपने जो उनके एक्शंस हैं वो कैसे हैं, क्योंकि अगर माँ बाप के अंदर वो देखते हैं इंतशार है, परेशानी है, बर्डन है, हमेशा चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ओवर एम्फसाइजिंग है, तो उसकी बेस पे क्या होता है कि बच्चा फिर वही चीज़ें लर्न करके लेटर ऑन प्रैक्टिस भी वही करता है। मेरा अगला सवाल भी इसी से कनेक्टेड है। सोबिया, ये बताइएगा कि हौसला शिकनी और खौफ बच्चों के मुस्तकबिल पर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है? 100% होता है। देखें, ये चीज़ ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें स्टैट्स लाई जाए। हकीकत जो ज़िंदगी की है उसमें अगर आप देखा जाए कि एक बच्चा जब डर और खौफ और ऐसी माशरे या ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर में पलता है जहाँ पे उसको ना बूस्ट किया जाता है, ना एतमाद दिया जाता है, ना उस पर ट्रस्ट किया जाता है, तो लेटर ऑन आप हमारे माशरे के अंदर अभी देखें ड्रग एडिक्शन कितनी ज़्यादा हो जाती है, कंडक्ट बिहेवियर के जो इश्यूज़ हैं बच्चों के अंदर, ये बहुत ज़्यादा लेटर ऑन उनकी, और स्पेसिफिकली जब वो शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर जाते हैं तो डाइवोर्स के केसेस, ये देखिए एक पूरी चेन चलती है। जब बच्चे के अंदर डर आता है किसी कैफियत के बारे में तो वो एक कैफियत से नहीं जुड़ता, वो कनेक्ट होते होते उसके सारे के सारे सोचों के निज़ाम को जकड़ लेता है और उसकी ज़िंदगी को मफलूज बनाता है। और डर फिर आप पोस्ट ट्रॉमा की तरफ देखते हैं, आप आगे एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ देखते हैं, बच्चे मायूसी में, अब शरह इतनी आ चुकी है कि हर 5 में से 4 लोग किसी न किसी लेवल पे इंतशार का शिकार हो रहे हैं। तो बचपन से ये लीड पिछले 10 सालों के अंदर ड्रास्टिक जो चेंज आया है वो डेफिनेटली बहुत से उसके अवामिल हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम में AI की बात हो रही थी, या स्क्रीन की बात हो रही थी, या डिजिटलाइजेशन की बात हो रही थी, तो बहुत सी चीज़ें मेरे ख्याल से कनेक्टेड है। तो बच्चे का 100% असर होता है कि अगर वो खौफ की कैफियत में रहता है और उसको मैनेज करना उसके पेरेंट्स या टीचर या कोई उसको नहीं सिखाता, तो वो उसके लिए लेटर ऑन बीमारियों का बायस बनते हैं। अच्छा सोबिया, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी बच्चों के साथ? जी, मैं हमेशा 3 चीज़ें गाइड करती हूँ पेरेंट्स को। अगर मैं स्ट्रेटली किसी अवेयरनेस एक्टिविटी के अंदर हूँ तो मैं कहती हूँ सबसे पहले तो क्रिटिसिज्म से जो और कंपैरिजन, जो 2C के कॉन्सेप्ट है ना, हम हमेशा कंपैरिजन हमारे माशरे के अंदर, ये बहुत फलां का बच्चा ये कर रहा है, फलां का ये नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा बुरी क्योंकि बच्चे की अपनी ट्रेड्स हैं। आपका बच्चा एक यूनिक खुसूसियात के साथ पैदा हुआ है, उन्हीं यूनिक खुसूसियात को जांचना, समझना, फिर उस पे काम करना, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। लेटर ऑन फिर इंस्टीट्यूट आता है या स्कूलिंग आती है। सेकंड लेवल पे जो ओवर प्रेजिंग होती है ना, हम कहते हैं कि हम बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, ये बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना भी बच्चे की, बच्चा अगर उस काबिलियत के अंदर नहीं है या उस अवामिल उसके अंदर वो नहीं है और बेजा आप उसे कह रहे हो यू कैन डू इट, यू आर परफेक्ट, यू आर सो स्वीट, यू आर सो इंटेलिजेंट, ये वाले वर्ड भी ओवर एम्फसाइज करके बच्चे के कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं, क्योंकि माशरे के अंदर से वो बूस्टिंग मटेरियल लेटर ऑन उसको नहीं मिलता। तो क्या होता है कि बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं हूँ क्या। आइडेंटिटी क्राइसिस और स्पेसिफिकली लोनलीनेस जो अंदर के बच्चों का अकेलापन है, क्योंकि डेफिनेटली हम डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हैं और हमारे बच्चे जोनल एज इससे मैंने ये आस किया है कि बैलेंस करना होगा पेरेंट्स को। और एक और इससे मिलता जुलता सवाल मेरे जहन में आया सोबिया, वो ये है कि पेरेंट्स में जब हम डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं बच्चों के साथ, तो ये कितना असरअंदाज होते हैं बच्चों की परवरिश पर या बच्चों की शख्सियत पर? अच्छा, वो पेरेंटिंग करी, वो इंसानी शख्सियात ने जो अपने पेरेंट्स से सीखा होता है ना, या माशरे से सीखा होता है, वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रहा होता है। और बहुत ज़्यादा जब आप अपने, क्योंकि देखें आपके सामने एक पूरा का पूरा गूंचा है, आपने एक बाग लगाया हुआ है जिसमें सारे फल आपने ही उन्हें पानी भी देना है, सब कुछ करना है, लेकिन बाज़ का आपकी अट्रैक्शन एक फोकस पॉइंट। इसमें मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ कि जूम इन और जूम आउट लेवल पे लेके जाएं अपने बच्चों को, एज अ इंडिविजुअल और उनकी खसूसियात को समझते हुए माँ बाप के रोल पे जाएं, हम इंसान के रोल पे, क्योंकि मुझे ये ट्रेड पसंद है तो इसलिए मेरे बच्चे के अंदर वो आ गई। अगर वो ट्रस्ट का लेवल दे रहा है, अगर वो प्यार और मोहब्बत से पेश आ रहा है, अदब के लेवल पे आ रहा है, या आप देखिए हमारे बच्चों के अंदर जिन बच्चों में रिबिलियस एटीट्यूड्स होते हैं, लेटर ऑन वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन माशरे के अंदर वो कुछ करते हैं। और जो बहुत बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे जो बिल्कुल खामोश और आंसर ना करना, इस तरह वाली ट्रेड्स के साथ, तो आप जो अच्छा समझते हैं एज अ पेरेंट देखें कि वो बेसिकली बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है। तो पेरेंटिंग और इंडिविजुअल की जो ट्रेड्स है अगर वो अलग करके देखी जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से किसी भी मर्ज के इलाज के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो उस मर्ज का डायग्नोज होना है, कि जब कोई मसला डायग्नोज हो जाए फिर आधा हल तो हो ही जाता है। तो ऐसे कौन से ट्रेड्स हैं पेरेंट्स को जो बच्चे में नज़र आ जाएं तो वो थोड़ा अटेंटिव हो जाएं, चौकन्ना हो जाएं कि अब इस बच्चे को ज़रूरत है अटेंशन की?
सबसे पहले तो आप देखें कि बच्चे के जो बचपन के माइलस्टोन है ना, वो सबसे ज़्यादा ब्रेन केमिस्ट्री जिसको कहा जाता है, मैं जल्दी जल्दी से इसको ख़त्म करती हूँ। 0 से 3 साल के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिसमें उसका सुनना, समझना, चीज़ों को जांचना, सेंस करना हाईली, जैसे कहते हैं कि स्पीड अप से इंड्यूस्ड हो रहा होता है। लेकिन उस टाइम पे अगर बच्चा आपके माइलस्टोन कंप्लीट नहीं कर रहा, आपको प्रॉपरली सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, आपके साथ वर्बलाइज नहीं कर रहा, आपके साथ अटेंशन नहीं कर पा रहा, तो पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए कि बच्चे में, और बच्चे यूजुअली आजकल के जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं जो जितने वो ओवर प्रोटेक्टिवनेस के लेवल पे भी आ जाते हैं, वो बहुत ओवर कंसर्न हो जाते हैं, मेरा बच्चे ने फलान है तो 6 महीनों में इतना करना शुरू, वो माइलस्टोन के लेवल पे आ जाते हैं। तो ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, कुछ टाइम पीरियड लगता है, ओवर कंसर्न नहीं होना, एग्रेस होना है कि जब वो बहुत तमाम चीज़ों को बैलेंस करना है। मैं आपकी बातों से मैंने ये नतीजा निकाला। माहिर नफ्सियात सोबिया खतीब हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया और बताया कि पेरेंटिंग में हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन, और अब स्टूडियो में वक्त हुआ चाहता है फेस टू फेस होने का, तो ओवर टू अनीक नाजी एंड अदनान आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मेरे साथ हैं मारूफ सहाफ़ी अनीक नाजी साहब। हम हालात हाज़रा पे मुख्तसर सी गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, आपको मालूम है कि इलेक्शन की गहमा गहमी थी, लेकिन उसमें कुछ लोग जो हैं शुकूक व शुबहात का भी इजहार कर रहे हैं, और जैसे कि लोगों ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने मसलन ये कह दिया कि सर्दी बहुत है और वोटर नहीं निकल सकेगा, और फिर ये कि जो अगर दहशतगर्दी हो गई, अमन अमान का सूरत हाल ख़राब हो गई, मेरे किसी एक वर्कर को भी नुकसान पहुंचा तो इलेक्शन कमीशन ज़िम्मेदार होगा। फिर आईजी पंजाब ने कहा कि हमारे पास इतनी नफरी नहीं है कि जो हम इलेक्शन के लिए फराहम कर सकें पूरी सिक्योरिटी के लिए। इन हालात में पाक फ़ौज की तरफ से जो कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई, एक एलामिया आया, उसमें कहा गया कि पाक फ़ौज जो है तमाम ज़रूरी और मतलूबा जो है वो मदद फराहम करेगा इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने के लिए। तो बड़ा रीअश्योरिंग है, आवाम को एक क्लियर मैसेज गया है कि इलेक्शन वक्त पे 8 फरवरी को होंगे। कोई शकूक व शुबहात नहीं रह जाने चाहिए, क्योंकि पाक फ़ौज जो है उसके पास सबसे ज़्यादा क़ुव्वत नाफ़ज़ा है, और वो अक्सर औक़ात जब भी पाकिस्तान में कोई बड़ा इवेंट होता है, कोई बड़ा मसला होता है, तो पाक फ़ौज ही सिक्योरिटी फराहम करती है। क्योंकि हमारे मुल्क के इस वक्त अमन अमान के हालात ऐसे हैं, दहशतगर्दी का चैलेंज है, और इन हालात में मौलाना फजलुर रहमान की कुछ बातें, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की एक छोटी सी पार्टी है जिसका शेयर जो है 2% से ज़्यादा नहीं है टोटल। जब उनके ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जीतते हैं तो 2-2.5% वोट होता है उनका टोटल पोल्ड वोट्स में, लेकिन बातें वो बड़ी बड़ी नेशनल लेवल की करते हैं। वो कह रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ को जो है कोई ऐसी, हालांकि उनके कागजात नामजदगी छीने गए, अखबारों में रिपोर्ट हुआ, पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये जो है पुलिस और आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिखा कि वो ताउन फराहम करें, उनके कागजात छीने जा रहे हैं उम्मीदवारों के, और फिर बाद में उनके तस्दीक कुनिंदा किए गए या उठाए गए। इस तरह उनके तजवीज़ कुनिंदा, तस्दीक कुनिंदा को मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद मौलाना फजलुर रहमान का यह ख्याल है कि उनको नुमायाँ किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की खुद मुझे लगता है कि पोजीशन अच्छी नहीं है, इसलिए वो बहाने तलाश कर रहे हैं पतली गली से निकलने के। लेकिन पाक फ़ौज की तरफ से जो एक खुला पैगाम आया है कि जनाब हम इलेक्शन के लिए मतलूबा और ज़रूरी सहूलियात फराहम करेंगे, जो भी पाक फ़ौज से मांगा जाएगा। तो नाजी साहब, बहुत अच्छा है कि इलेक्शन के ऊपर जो धुंध थी वो छट रही है। और बिल्कुल जी, बहुत अच्छा है। और धुंध ये असल में देखना ये पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, उसके बावजूद ये धुंध छुट नहीं रही। ये हर चंद दिन बाद धुंध ये यानी छटने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पाकिस्तान का माहौल मुस्तकिल एक गिरोह है फसाद पे यकीन रखने वाला, झूठी खबरें फैलाने वाला, झूठा प्रोपेगेंडा करने वाला। ये लोग सोशल मीडिया पे हैं, रेगुलर मीडिया पे हैं, इन लोगों की सपोर्ट बेस ये मौजूद है। ये फसाद करने वाले ये हैं जो ये और इस फसाद को, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। गुजारिश कर सकता हूँ? हाँ प्लीज़। मैं कह रहा हूँ कि इस फसाद को बिल्कुल वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, लेकिन जो असल में अब ये क्लियर हुआ है, ये इससे ज़्यादा क्लैरिटी अब नहीं हो सकती। अब भी अगर कोई शक करेगा तो फिर उस पर शकूक मज़ीद हो जाएंगे उसके फहम पे, क्योंकि वजह यह है कि फ़ौज जब आपको सिक्योरिटी फ्राहम करती है, एक तो पहले वो फसाद करने का एक मंसूबा सामने आया कि पोलिंग डे पे जो पीटीआई ने फसाद करने का एक प्लान बना रखा है। ख्याल में ऐसा मंसूबा था? फसाद करने वालों से आप क्या तवक्को करेंगे जिन्होंने पहले किए हैं? एविडेंस 9 मई है सबसे बड़ा।
आगे भी वो जाहिर है। अच्छा, फिर ये झूठे प्रोपेगेंडे हर रोज की बुनियादों पे आ रहे हैं ना, ये कोई नई बात तो नहीं है। अभी बिलाल विर्क का आया, उसके बाद वो एक मिफ्ताही इस्माइल के नाम से जैसे वो जड़ दिया। अब जिस दिन से मिफ्ताही इस्माइल के नाम से झूठा बयान वायरल हुआ, जिस दिन उसकी क्लैरिटी आई और रिजवान रजी यानी जो मंसूबे को सामने लेके आया, आपने नोट किया कि फेक न्यूज उसके बाद से नहीं आई, 3 दिन हो गए। तो ये तो अच्छा तो ये हाँ, ये अच्छा हो रहा है, ये करेक्टिव मेजर्स हैं। अच्छा, लेकिन मैं आपको उसकी टेक्निकलिटी गुजारिश कर देता हूँ कि जब फौज ये कहती है कि वो 8 फरवरी को सिक्योरिटी मुहैया करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी तादाद में ट्रूप्स को वो पूरे मुल्क से जहां जहां पे उनकी ड्यूटीज हैं उनको मोबिलाइज करना पड़ता है। उस पर बहुत एक लंबा चौड़ा उसकी प्लानिंग होती है, उसकी कोऑर्डिनेशन होती है, यानी वो एक बहुत बड़ा और तवील अमल है, जिसके बाद इतनी बड़ी तादाद में ट्रूप्स को मूव करके मतलूबा इलाकों में तैनात किया जाता है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि अच्छा आपने ये कर दिया उसके बाद आपने 1 हफ्ते बाद की डेट डाल दी, 10 दिन बाद की डेट डाल दी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता। तो इतनी बड़ी तादाद में ट्रूप्स को मूव करना, 8 फरवरी के लिए लगाना, अब भी अगर इस पे कोई मातम करना चाहता है तो करता रहे, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस हों और हम इस क्राइसिस से, जो कि खुद का पैदा किया हुआ एक फसाद है, इससे हम आगे। असल में पाकिस्तान की हिस्ट्री ऐसी है ना कि कई दफ़ा यहाँ पर मसलन जनरल ज़ियाउत ने कहा कि मैं 90 रोज़ में इलेक्शन कराऊंगा और वो नहीं कराए, फिर दोबारा डेट दी, फिर नहीं कराए। पाकिस्तान में कई दफ़ा आइन मनसूख हुआ, मुअत्तल हुआ, तो लोग जो हैं वो जमहूरियत के तसलसल में उस तरह पुख्ता यकीन नहीं रखते। लेकिन अब तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी अरसे से इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे जो भी शकूक व शुबहात हों, चाहे उन पर तहफ़्फ़ुज़ात हों, शिकायत हों, कभी पीपल्स पार्टी की होती हैं, कभी नून लीग की होती हैं और कभी होती हैं, मतलब है कि ये बहुत अच्छी बात लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया कि लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, अब ये इलेक्शंस पे तो हमें बात करना ही मतलब है, बेसिकली वो है। लेकिन अब आप देखें कि जो तलखी है उसमें शहबाज लेकिन शरीफ ने फजलुर रहमान पे कहा- जरा बताएं ना कि वो क्यों कह रहे हैं सर्दी है, इलेक्शन नहीं, ये कोई ठीक वक्त नहीं वो है। आज से नहीं कह रहे हैं, वो बहुत अरसे से कह रहे हैं, उनके जेन्युइन कंसर्न्स हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। और आपके इल्म में होना चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो पाकिस्तान के, यानी उनके जो शागिर्द हैं वो अफगानिस्तान की हुकूमत के मरकजी ओहदों पर बैठे हुए हैं। और आपके इल्म में होना चाहिए कि हमारी बैक चैनल डिप्लोमेसी जो हर स्टेट के साथ हमेशा जारी रहती है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान का बुनियादी और किरदार है कि वो हमारे बिहाफ पर एक मुस्तकिल जो हमारे आप कहिए कि बैक चैनल डिप्लोमेसी में वो एंगेज रहते हैं, और इस लिहाज से वो रियासत का एसेट। लेकिन 96 यही वजह थी कि सर्दी में ही हुए थे, फरवरी में ही हुए थे। जी 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 जी, रमजान में, बल्कि हाँ, तो 97 में तो हाँ, रमजान में तो बल्कि वो रमजान भी था, बल्कि सिंध और पंजाब में तो थोड़ा बहार का सा मौसम हो जाता है। जी जी, तो सर्दी का जोर टूट जाता है। हाँ, यहाँ पे इतना मसला नहीं है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के अपने सियासी कंसर्न है, वो जाने, उनका मतलब है कि वो उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन इसको हमें कोई ऐसा चांस है वो सदर पाकिस्तान बन जाएंगे? कहते हैं कि नून लीग की अगर अक्सरियत आई तो उनके सदर बनने का चांस, तो ऐसा वादा है साहब? ये गपबाजी है, गपबाजी। ये अब गपबाजियों पर नहीं, मैं और आप ये गपबाजी कर सकते हैं ना कि अच्छा वो बन सकता है, वो बन सकता है, ये कोई सब्सटेंस ठोस बात नहीं। आगे सियासत में तो स्पेकुलेशन बहुत चलती है। आपने ये देखा कि शहबाज शरीफ ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उसके बाद हमें पता चला कि वो जो बल्ले का निशान वापस करने वाले पेशावर हाई कोर्ट साहब के जज हैं, उनके रिश्तेदार पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वो खुद भी एडिशनल अटॉर्नी जनरल पीटीआई के रहे हैं, वो खुद सपोर्टर हैं। तो ये इससे इस फैसले पर बड़ी इस तरह तो बहुत से जज नवाज शरीफ से भी मुंसलिक रहे, अब शरीफ साहब थे, ख्वाजा शरीफ साहब थे, उनका ताल्लुक था, और बहुत से ये तो होता ही है जी। इसमें क्या फर्क? जी, तो अब ये जो सामने आया है मामला, इसके बाद अब यानी वो जो मामला था कि अब बल्ला इनको मिल गया, अब वो तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज वो हो गया, वो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जी जी, वो हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि एक वो भी बेंच में मेरा ख्याल है कि आप एक पार्टी का निशान ही छीन लें और फिर कहें कि आओ मुकाबला करो। नहीं है, मैं ये फतवा देने नहीं बैठा, मैं तो सिर्फ मगर आपकी नज़र में, आप सियासी तज्जियाकार हैं, कि एक पार्टी इतनी बड़ी पार्टी मैं है। ये कई दफ़ा गुजारिश कर चुका हूँ कि किसी भी सियासी पार्टी से अगर आप उसका इंतखाबी निशान वापस ले लेंगे, उससे उसकी मकबूलियत या उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गुजारिश कर चुका हूँ, मगर वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे और उनके जो मखसूस सीटों, आज़ाद उम्मीदवार पे मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी नून लीग से या पीपल्स पार्टी से लड़ेंगे या मौलाना फजलुर रहमान से लड़ेंगे, वो तो एक दूसरे से लड़ेंगे। अच्छा, अभी तो लड़ाई ये आप देखिए, फसादी ग्रुप का मसला यही चाहती है हुकूमत के वो एक दूसरे से लड़ें। जो भी फसादी गिरोह होगा वो मतलब पूरी पार्टी फसादी गिरोह है, मतलब है कि फसाद करने वाले, मैं कह रहा हूँ जो भी फसादी गिरोह होगा, मैं पूरी पीटीआई को फसादी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि उनके अंदर जो फसादी गिरोह है, जो झूठी खबरें फैलाता है। बस मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये गुजारिश कर देता हूँ कि बहुत से साबिक अफसरान ऐसे हैं जो आदमी हैरान रह जाता है कि वो पहले तो सामने आके सपोर्ट कर रहे थे, अब इक्का दुक्का हैं जो सामने सपोर्ट कर रहे हैं उस गिरोह को जिन्होंने 9 मई किया हुआ है। लेकिन अब ऐसे अफसरान हैं जो मुख्तलिफ इदारों में बैठकर पस मंजर में
वो सपोर्ट कर रहे हैं रेगुलर मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, अफवाहों की सूरत में, मटेरियल की सूरत में। और ऐसे अफसरान, मगर ऐसे अफसरान तो नून लीग के भी हैं, और ऐसे फवाद हसन फवाद हैं, अहद चीमा हैं, तारड़ साहब हैं, ये सब नून लीग के साथ वाबस्ता और रहे हैं। ऐसे अफसरान जो हैं, नहीं नून लीग पे कभी उस तरह का बगावत का शरीफ मामला खानदान के साथ वाबस्ता रहे हैं, नून लीग ने शरीफ डॉन लीग्स खानदान के भी साथ- की, नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी किया, यही सब कुछ तो नून लीग भी करती रही है। गुजरांवाला में नवाज शरीफ ने खिताब में जो बातें की वो सबको मालूम है, उन पर पाबंदी भी लगी। अदनान आदिल साहब, बात यह है कि बात को काटना, जंप अराउंड करना, कहीं और बात को ले जाना, इससे आप शोर मचा सकते हैं, डिट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा इसका हासिल कुछ नहीं होता। मैं जो गुजारिश कर रहा हूं, आपने वो सुनी भी नहीं। नवाज शरीफ ने डॉन लीग्स की थी। आप मुझे एक बात का बस जवाब, अब इसका कोई ताल्लुक है जो मैं बात कर रहा हूं? मैं आपकी बात का जवाब क्यों दूंगा भाई? मैं जो खुद बात कर रहा हूं पहले मुकम्मल तो होने दें। चलिए आप मुकम्मल। जो मैं गुजारिश कर रहा हूं वो ये है कि वो तमाम साबिक अफसरान जो कि रिटायर्ड हैं, जो कि ये फसाद में मुलव्विस रहे और अब वो पसे पर्दा रहकर ये सपोर्ट कर रहे हैं एक फसादी गिरोह की, उनकी बहुत खामोशी से एविडेंस। यार आप बात ही मुकम्मल नहीं करने दे रहे भाई। एविडेंस क्या है? ओ भाई मैं खबर हम तो आपस में मुकालमा कर रहे हैं ना, कोई एविडेंस भी तो मुकालमा होता है, गुफ्तो शुनीद आप तो सुन ही नहीं रहे, फिर जंप मार के इल्जाम लगा रहे हैं, एविडेंस भी तो। मेरी बात आपने सुनी है? जी सुनी है कि रिटायर्ड अफसरान जो हैं वो फसादी गिरोह की मदद कर रहे हैं, उनका प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, तो आप बताइए सबको एविडेंस भी तो। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। अब आप चलें, आप ही बातें करते, मैं खामोशी से सुनता रहा। मैं ये कह रहा हूं कि वो अफसरान जो ये काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट तैयार हो चुकी है, उनके खिलाफ एक स्ट्राइक आ रही है और उस स्ट्राइक के लिए इंतजार किया जा रहा है अप्रैल का। अच्छा, फरवरी में इलेक्शन होंगे, एक गवर्नमेंट्स बन जाएंगी, मार्च में सेनेट के इलेक्शन है, उसके बाद अप्रैल में वो तमाम लोग साबिक अफसरान जो इस फसाद को बढ़ाने में जिन किसी भी तरह की मुआवनत उन्होंने की, उन लोगों की मुआवनत की जो इस काम में मुलव्विस रहे हैं, उनके खिलाफ एक स्ट्राइक आ रही है अप्रैल में। अब मेरी बात मुकम्मल हुई है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो फरमाइए। इसका एविडेंस क्या है? वो अप्रैल में जब आएगा तो एविडेंस सामने आएंगे ना भाई। लेकिन मैं तो आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, बयान, चलिए ठीक है, मैं तो आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कि ये जो अफसरान की लीनिंग्स हैं वो तो हर पार्टी की तरफ होती हैं। बहुत से हम जानते हैं यहाँ पर ऐसे सरकारी अफसरान थे जिनकी लीनिंग्स नवाज शरीफ के साथ थी, उनको इत्तफाक सिविल सर्विस भी कहा गया। लेकिन ठीक है, वो अमेरिका में तो ऐसा होता है कि वहाँ पर वो सदर आता है तो पूरा एक लाओ लश्कर अफसरों का तब्दील हो जाता है, वो अपना ले आता है। पाकिस्तान में भी तकरीबन उस तरह का माहौल है। कुछ अफसर जो हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ रुझान रखते हैं, कुछ तहरीक इंसाफ की तरफ रखते हैं, कुछ नवाज शरीफ की तरफ रखते हैं। तो इसमें गलत क्या है? कमाल हो गया। मैं गलत या सही, ये राय आपकी है, आप देते रहिए, मैं तो आपको रिपोर्ट की है। खबर आगे चलें। मंशूर और मैनिफेस्टो। हाँ, क्या नून लीग मंशूर देगी? क्यों नहीं दे रही? देखिए, मंशूर मंशूर के लिए जो कि अपील की गई है आवाम से कि वो अपना इनपुट दें, इससे एक बात तो मतलब सामने हमारे आ गई कि वो जो एक मंशूर कमेटी बनी थी और बड़ा शोरगुल हुआ था, वो तो पंक्चर हो गई है। अगर वो पंक्चर ना हुई होती तो जाहिर है कि इस तरह की अपील करने की जरूरत ना आती। एक तो ये बात साबित आ गई सामने। और दूसरी बात यह है कि जो अब मंशूर को ये पेजेस पर छाप के बुकलेट्स देना, इट इज आउट ऑफ फैशन, इट इज आउट ऑफ ट्रेंड। अब जो है वो दौर है कि आप यानी विजुअल एल्बम बनाते हैं और 10-10 सेकंड या 20-20 सेकंड के क्लिप्स बनाकर आप एक हेडिंग देकर उसके अंडर आप विजुलाइज करके लोगों को विजुअल दिखाते हैं। यानी मॉडर्न डिजिटलाइज आपके फोन पे होता है, सोशल मीडिया पे होता है। आप जो मंशूर देख रहे होते हैं वो आप बेसिकली हेल्थ पे क्या है आपके सामने आ रही हैं चीज़ें, आपके प्लान्स या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या हैं, पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज क्या होंगी, आप देखने वाले को विजुअलाइज करवाते हैं। अब वो दौर है विजुअल ग्राफिक्स के तौर पर आप एक अपने साथ अपनी जो कारकर्दगी है, कंटेंट तो होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हाँ, कंटेंट हो, उसके पास उसकी जो भी उसकी कारकर्दगी है और जो भी उसने करना है वो उसको एक विजुअल एल्बम बनाकर आप, ये वक्त वो है कि आप उसको लॉन्च करते हैं बजाय इसके कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बैठ के और एक पुराने जमाने की वो जो है वो लहरा रहे हैं कागज वगैरह, वो दौर चला गया। तो नून लीग ने अपने आप को हम आहंग कर कोई भी हमारी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अक्रॉस द स्पेक्ट्रम किसी एक के पास ना ये इमेजिनेशन है, ना ये स्किल है और ना ही ये अप्रोच है। लेकिन कहते हैं पीटीआई का तो सोशल मीडिया बड़ा एडवांस, जीरो फसाद करने में है उनका जो आप उनकी हर बात को नेगेटिव लेते हैं। नहीं मैं क्योंकि आप देखें ना उनकी जो आप मतलब है कि उनका जो फेक न्यूज प्रोपेगेंडा, उनका फसाद करने की सलाहियत, काश के वो अपनी इस एबिलिटी को, काश मैं दिल की गहराइयों से कहता हूं, काश के वो अपनी
इन एबिलिटीज को किसी बेहतरी के काम में लाते। लेकिन पाकिस्तान की एजुकेटेड क्लास का एक बड़ा तबका पीटीआई से वाबस्ता ये स्केरी है कि पाकिस्तान की वो एजुकेटेड क्लास जो उनको सपोर्ट करती है, उनको उस्मान बुज़ार चाहिए, उनको फरागोगी चाहिए, उनको लंगर खाने चाहिए, उनको रूहानी यूनिवर्सिटी चाहिए, उनको एक ऐसा लीडर जो कि व्हील चेयर पे बैठ के ड्रामा करता है कि मैं उठ नहीं सकता। जस्टिन पुलिस पकड़ती है, दौड़े सबने देखी, उसके बाद वो व्हील चेयर पे दोबारा कभी बैठ नहीं। वो प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, फिर दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ी थी नवाज शरीफ ने, उसका क्या रे में क्या कहेंगे? एक मुस्तकिल फ्रॉड। अब देखें ना कि ये आप झूठ बोलते हैं, देखें ना उनकी प्लेटलेट्स गिर गई, ये झूठा प्रोपेगेंडा है। सीढ़ियां चढ़ते हुए धड़ 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 ऊपर चले गए जब लंदन जा रहे थे, उसके बाद किसी अस्पताल में दाखिल भी नहीं हुए, प्लेटलेट्स गिरी हुई थी। आप ये सफेद झूठ बोल रहे हैं और रिकॉर्ड अगर आप मेरे बारे में ऐसी बात कहते हैं, आप तो मैं तो आपको ऐसी बात नहीं कहता कि आप सफेद हैं। आपने मुझे मजबूर कर ऐसी बात कह रहे हैं, मजबूर कर दिया। अब आपने मुझे मजबूर कर दिया। वो फुटेज रिकॉर्ड पे पड़ी हुई है, कोई भी देखने वाला, मैं आपको दावत देता हूं कि अपने टेलीफोन पर गूगल करें और देखिए कि नवाज शरीफ जिस वक्त यहां से इलाज की तरफ से बाहर जा रहे थे तो जहाज के साथ सीढ़ी नहीं चढ़ सके थे, उनके लिए एक बकायदा क्रेन लगी थी जिसने उठा के जहाज के दरवाजे के साथ बैठाया था। अपने फोन पर चेक कीजिए और फिर देखिए कि अभी इन्होंने क्या कहा। क्या एक दिन भी किसी अस्पताल में नवाज शरीफ रहे लंदन में? आप एक चीज से फिर जंप दूसरी अभी आपने फरमाया कि प्लेटलेट्स गिरे हुए थे और भाग के सीढ़ियां चढ़ के वो हो गए। मैंने आपको अभी कहा है, देखने वाला फोन पे अभी गूगल करके देख लें कि इतना बड़ा सफेद झूठ है। ये सफेद झूठ बोलने वाले करते क्या, पहले एक झूठ बोलते हैं, आप उसका जवाब देते हैं, फिर ये दूसरा झूठ आप उसका जवाब देती है। आग की जो फितरत है ना, अगर शरारा, इतनी गिरी होती तो वो इतने अरसे 4 साल वहां रहते, वापस 4 महीने के अभी आप 4 महीने के लिए गए थे, 4 साल गुजार कर आए, प्लेटलेट्स गिरी हुई थी, किसी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। अभी आपने कहा ना कि भागते हुए सीढ़ियां चढ़े हैं, अभी झूठ आपका साबित हो गया। आप फिर अब आगे दूसरी बात की चले जा रहे हैं। बिल्कुल वो गूगल करें, ये फोन है, मैं दावत देता हूं अभी करें, गूगल करें, तंदुरुस्त वीडियो निकालें जिस वक्त नवाज प्लेटलेट्स गिरी हुई, बाबा वीडियो तो निकालें, झूठ बोल रहे हैं आप, निकाल के दिखा दीजिएगा अगले प्रोग्राम में। चलिए वो अच्छा, हम रन कर। ये असल में आग की जो फितरत है ना जी, वो ठहरती नहीं है, वो शर में रहती। शरारा जो शर पसंद ख्यालात होंगे, शर का शऊर होगा, वो कभी ठहरता नहीं है, उसकी फितरत नहीं है। शैतान भी बुनियादी तौर पे जन्नात आग के बने हुए हैं, तो आदमी की जीन है शरारा, शर शैतान, शऊर, वो शऊर के 2.25 करोड़ लोग जो हैं वो शैतान है। बाबा शऊर वो दुनिया में जहां भी हो, वो इटली में हो, वो चीन में हो, अमेरिका में हो, फसाद फैलाने वाला, शर फैलाने वाला गिरोह, उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो एक जगह ठहरता नहीं है, वो मुस्तकिल ऐसे गिरगिट का रंग बदलता रहता है। वो एक का जवाब देंगे, दूसरे पे भागेगा, दूसरे से तीसरे पे भागेगा। मेरा ख्याल है बहुत तलखी हो गई। इससे पहले कि ये जो है वो खत्म हो साल का, मेरा ख्याल है कि ये बताइए अब नए साल क्या चैलेंजेस हैं, आप क्या देखते हैं? मेरे ख्याल में तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम जमहूरी रास्ते पे चलते रहें और मुल्क में पॉलिटिकल टेंशन कम हो। आपका क्या ख्याल है? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि इस साल का चूंकि ये हमारा आखिरी वो है, अगले साल इंशाल्लाह हम मिलेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो पाबंदियाँ लगी हैं नए साल की तकरीबात पे, ये ओवर डूइंग है। एक टेंशन से भरा, एक आफतों से भरा, एक इंतशार से भरा, तकसीम से भरा माशरा, अगर किसी भी कोई भी खुशी मनाने में अनलेस एंड अनटिल दे आर विदिन द लॉ, उसको रोकना नहीं चाहिए। और लेकिन अब चूंकि हो गया है, मैं अपनी राय ही इस पर दे सकता हूँ कि ये जो हुआ है गलत हुआ है, लेकिन अब उम्मीद करनी चाहिए। बच्चे जो हैं वो खुशी मनाने के लिए मोटरसाइकिलों पे निकलते हैं और सस्ती सी तफरीह है, कोई पैसा नहीं खर्च होता, वो चले जाते हैं लाहौर की माल रोड पे या कराची की किसी सड़क पे, शाहराह फैसल पे, और गाने वाने गाते हैं और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो भी हमसे बर्दाश्त नहीं। और ये बड़ी दुख भरी बात और कि हमारे यहाँ जहाँ तफरीह के पहले ही कोई खास मौके नहीं हैं, और ये बेसिकली जुर्म है गरीब होना, लोअर मिडिल क्लास होना, क्योंकि जो अफोर्ड करता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बड़ी कोठियों में वो अपनी 4 दीवारी के अंदर सब कुछ करेंगे, बंगलों में महफिलें हो रही होती हैं, वो सब कुछ करेंगे। जो मुल्क से बाहर जा सकते हैं 2 या 3 दिनों के लिए, वो बाहर जाएंगे, चले जाते हैं। जो मुल्क में रहेंगे वो अपनी बड़ी 4 दीवारियों फार्म हाउसेस के अंदर सब कुछ, उनको आज़ादी होगी। ये जितना कानून है ये लोअर मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, मोटरसाइकिल पे बाजे वाजे लेके बजा लेते हैं तो इससे खुश हो जाते हैं, वो इसी से खुश हो जाते हैं, इतनी मतलब बगैर कुछ खर्च किए, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी आए चोखा। लेकिन हमारी इंतजामिया जो है शायद डरती है नौजवानों से, वो चाहती है कि नौजवान इकट्ठे ना हो। मेरा ख्याल है अब हम खुशियों से डरने लगे, हमें कोई हंसते मुस्कुराते चेहरे बसंत खत्म हो गई, न्यू ईयर खत्म हो गया, तो फिर क्या लोगों के लिए आप देखिए ना कि हमारा समाजी रवैया क्या है कि मैं और आप एक दूसरे से पूछते हैं आज बड़ा खुश लग रहे हैं, खैर है, हाँ, यानी अगर दुखी रहना चाहिए आपको। अगर कोई खुश लगे
तो हम उससे बड़ी तशवीश से पूछते हैं कि बड़ा खुश है, खैर है। हाँ, वो खैर है तो खुश है ना। हाँ जाहिर है, और कोई भी परेशानी हो उसमें परेशान होने की बजाय आदमी को खुश रहकर ही उसका मुकाबला करना चाहिए। नाजरीन, ये हमारा इस साल का आखिरी प्रोग्राम था। दुआ हम जरूर करते हैं। हाँ, अल्लाह करे कि नया साल मुबारक हो, पाकिस्तान के लिए, सबके हाँ। लिए, मेरे आपके लिए, और सबसे और बड़ी इस मुल्क में तलखियाँ कम हो। तलखियाँ कम। तो इजाज़त दीजिए, चलते हैं एक ब्रेक पर। आप देखते रहिए प्रोग्राम सुनो पाक। वेलकम बैक नाजरीन। आज कुरान और साइंस के सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं असर हाजिर और दज्जाल के मौजू पर। सुनन अबू दाऊद में मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन लोगों में खड़े हुए और अल्लाह ताला की उसके शायान शान तारीफ की, फिर दज्जाल का जिक्र किया और फरमाया कि मैं तुम्हें उससे डराता हूँ और कोई भी नबी अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को दज्जाल से डराया ना हो। यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को उससे डराया है। तो दज्जाल के बारे में गुफ्तगू करने के लिए हमारे एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। कुरानिक स्टडीज़ के स्पेशलिस्ट हैं जनाब अब्दुल सलाम आरिफ साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया मैडम। अब्दुल सलाम साहब, दज्जाल के बारे में हमने बड़ी बातें सुनी हुई हैं और बड़ी बड़ी रिसर्चेस भी सामने आई हैं, दज्जाल आएगा, ये होगा, वो होगा। तो ज़्यादा कौम जो है, ज़्यादा उस वक्त जो आवाम होगी वो दज्जाल की तरफ भागी चली आएगी। दज्जाल गद्दी पर सवार होकर आएगा कहाँ से? ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसको हम दज्जाल है क्या और वाकई आएगा? जी बिल्कुल आएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह आपने सुनन अबू दाऊद की जो हदीस कोट की है, इसके अलावा बहुत सारी तवातर के साथ हमारे पास अहादीस मुझे तवातर उसको कहते हैं जिसमें बहुत सारे सहाबा से एक ही रवायत चली आ रही हो। बुखारी में है, मुस्लिम में है। तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत का ये फ़ख्र है कि नस्ल आदम का सबसे बड़ा फितना, फितना समझ लें कि अरबी में हम उर्दू में फितना और अरबी में ट्रायल या टेस्ट को फितना कहते हैं। तो नस्ल आदम का सबसे बड़ा फितना मेरी उम्मत के ऊपर आएगा, सबसे बड़ा टेस्ट और सबसे बड़ा ट्रायल। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्मत उसमें सुरखरू होगी। वाह वाह वाह। ठीक है। दज्जाल आएगा और आखिरुज़्ज़मां में आएगा। अब इस स्टडी में चलने से पहले हमें सबसे पहले ये डिटेक्ट करना पड़ेगा कि आखिरुज़्ज़मां क्या चीज़ है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है। अब कहाँ ख़त्म होता है इसका इल्म तो अल्लाह ताला के पास है, बेशक कि क़यामत किस दिन आनी है अल्लाह को इल्म है। लेकिन शुरू कहाँ से होता है? तो कुरान में अल्लाह ताला ने एक बिल बोर्ड लगाया है इसके शुरू होने का। अच्छा। सूरह नूह की आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला फ़िरौन का जिक्र करते हुए जब फ़िरौन डूब जाता है तो अल्लाह कहता है कि हम आज तुम्हारे जिस्म को बचा लेंगे और फिर उसे बना देंगे आखिर में या बाद में आने वालों के लिए एक निशानी। हाँ जी। अब फ़िरौन डूब गया, दिन, महीने, साल, सदियां गुजर गईं, बल्कि हज़ारों साल गुजर गए, 2,5-3 हज़ार साल गुजर गए। किसी के वहमो गमान में भी नहीं था कि फ़िरौन की लाश कहाँ है, किसी ने देखी भी नहीं थी। लेकिन कुरान बदस्तूर कह रहा था कि हम तुम्हारे जिस्म को बचा लेंगे। इस पे बड़ी तान भी किया गया, कुरान को मुखालफत भी की गई कि ये देखें जी। लेकिन 1886 में फ़िरौन की लाश जो है वो बरामद हो गई और साइंसदानों ने तहकीक करके ये साबित कर दिया कि ये वही फ़िरौन है जो पानी में डूब के मरा हुआ है। बाकायदा ये इस पे लिटरेचर है जो फ्रेंच साइंटिस्ट ने बाकायदा इसके ऊपर अपनी वर्डिक्ट दी कि ये वही फ़िरौन है जो पानी में डूब के मरा हुआ है। अब इसका मतलब है कि 1886 से आखिरुज़्ज़मां शुरू हो चुका है। अच्छा। इसके साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, बल्कि वो बहुत ही मशहूर हदीस है, हदीस जिब्रील हम उसको कहते हैं, जिसमें कहा गया है कि जब तुम ये देखो कि नंगे बदन और नंगे पाँव काले ऊंट चराने वाले बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में आप मुकाबला करें तो समझ लेना कि आखिरी वक्त करीब है। तो मुझे तो इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं कि हम आखिरुज़्ज़मां में जी रहे हैं। निशानियां बहुत सारी क़यामत वाली आ गई हैं। जी हाँ, हम आखिरुज़्ज़मां में जी रहे हैं। अब आखिरुज़्ज़मां का सबसे बड़ा टेस्ट और ट्रायल जो है वो दज्जाल है और तकरीबन 100 के करीब अहादीस हमें ऐसी मिलती हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल और सूरह कहफ का एक रिलेशन बताया है। बिल्कुल। सूरह कहफ में बहुत सारी चाबियां हैं जो कायनात के ताले खोलती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी पूछा गया कि दज्जाल से बचाव की तदबीर क्या है तो उन्होंने कहा सूरह कहफ पढ़ो। कभी कहा पहली 10 आयात पढ़ो, कभी कहा 3 आयात पढ़ो, कभी कहा पूरी सूरह पढ़ो, कभी कहा आखिरी 10 आयात पढ़ो। मीनिंग देयर बाई के सूरह कहफ का और दज्जाल का कोई बहुत बड़ा ताल्लुक है।
तो सूरह कहफ का आगाज़ कहाँ से होता है? उसकी पहली आयात जो हैं वो ये हैं कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर किताब नाज़िल की और इसमें किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी किताब में, बिल्कुल सीधी, ताकि ये डराए एक शदीद कुव्वत से जो उसकी तरफ से आने वाली है। ये दजाल का जिक्र है, ये इशारा, वैसे दजाल का कुरान में जिक्र नहीं है लेकिन ये इशारा है सूरह कहफ जहाँ शुरू हो रही है वहीं अल्लाह ताला कह रहा है कि ये किताब मैंने उतारी जिसमें कोई कसर नहीं छोड़ी, ये सीधी किताब है ताकि ये डराए एक बहुत बड़ी कुव्वत से जो मेरी तरफ से आने वाली है और लोगों को खुशखबरी दे उनको जो मुझे मेरे मानने वाले हैं। मीनिंग देयर बाई के दो ग्रुप होंगे, एक वो जो दजाल को मान जाएंगे और एक वो जो दजाल को रेजिस्ट करेंगे। बिल्कुल। और दजाल अब है क्या? हाँ जी, अब हम उस तरफ आते हैं कि दजाल है क्या। तो मैंने जो हदीस जो मैं आपको बताऊंगा वो सिर्फ मुस्लिम और बुखारी की मैंने ली है ताकि 100% जिन पे कोई शक नहीं कि ये सही अहादीस है। तो इब्तदाई 10 आयात वाली जो हदीस है वो मुस्लिम में है 1883, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दजाल से बचना चाहते हो तो इब्तदाई 3 या 10 आयात की जो है ना उनको पढ़ा करो। अब पढ़ने से मुराद, वो मैंने पहले बात आपको कर दी कि पढ़ने से मुराद उसको समझना है, खाली फूंके मारने से नहीं जाएगा दजाल। और ये नहीं कि आपने पढ़ लिया और उसके तर्जुमे की आपको समझना है, उसको समझना है कि ये क्या हो रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो कहते हैं एक शदीद कुव्वत आने वाली है, तो इसका मतलब है कोई चीज़ आने वाली है। अब्दुल सलाम साहब, यही मेरा सवाल अब ये है, जैसे अभी आप भी बात कर रहे थे कि दज्जाल है क्या, तो मुख्तलिफ ताबीरें की जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं जी मौजूदा निज़ाम एक दज्जाली निज़ाम है, कुछ लोग किसी गैजेट को कनेक्ट कर देते हैं कि जी ये दज्जाल है क्योंकि वो एक आंख के सिंबल की जब बात होती है तो इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों के साथ उसको एसोसिएट किया जाता है। तो कुरान और हदीस की रोशनी में बताइए। सर, बुखारी की 3057 नंबर हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम नबियों ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो किसी नबी ने नहीं बताई। दज्जाल काना होगा और जान लो कि तुम्हारा रब काना नहीं है। मीनिंग देयर बाई के रब का और दज्जाल का भी कोई रिलेशन है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि तुम ये जान लो कि वो काना है और तुम्हारा रब काना नहीं है। इसका मतलब ये है कि दज्जाल आके रब होने का दावा करेगा। नंबर 2, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम की हदीस है 7365 जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक नौजवान होगा, उसके गुंगरियाले बाल होंगे, एक आंख उसकी अंगूर की तरह बाहर निकली हुई होगी, उसका जिस्म घुटा हुआ भारी हैवी बरकम जिस्म होगा, टांगें उसकी टेढ़ी होंगी। ये इसका मतलब है कि वो एक शख्सियत है। इतनी तफसील से जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया तो इसका मतलब है कि वो एक शख्सियत है, लेकिन साथ साथ वो शख्सियत किसी सिस्टम पे आएगी ना। बिल्कुल, वो कोई ना कोई चीज ऐसी बनी हुई होगी जिसको आके वो टेक ओवर करेगा। तो मीनिंग देयर बाई के दज्जाल के आने से पहले उसका एक बहुत बड़ा सिस्टम दुनिया में एस्टेब्लिश हो चुका होगा। और इसके बाद एक लंबी हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम है 7374, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आएगा, मशरिक की तरफ से आएगा, बिल्कुल, उसके एक हाथ में आग का दरिया होगा, एक हाथ में पानी का दरिया होगा। वो कहेगा कि जो मेरे साथ जाएगा उसको मैं यहाँ पानी में और जो दूसरी तरफ जाएगा वो आग में जाएगा। जहन्नुम जन्नत का फिर ये फरमाया कि जमीन के खजाने उसकी डिस्पोजल पे होंगे। वो जमीन को कहेगा कि अपनी फसलें उगाओ तो फसलें उग पड़ेंगी, वो आसमानों को कहेगा बारिश बरसाओ तो बारिश बरस पड़ेगी, तो लोग उसके मौजज़ात से मुतासिर हो जाएंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 40 दिन रहेगा, उसका एक पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन तुम्हारे दिनों की तरह होंगे। अब सहाबा ने पूछा, ये बड़ी अजीब बात है। हाँ जी, बिल्कुल। सहाबा ने पूछा कि यार रसूल अल्लाह, हम नमाजें कैसे पढ़ेंगे? तो एक ही नमाज पढ़ेंगे जो 1 साल 1 दिन के बराबर 5। उन्होंने कहा नहीं, तुम वक्त का अंदाजा कर लेना, टाइम का अंदाजा। अब वो क्या, इसका मतलब है कि वो टाइम के साथ छेड़छाड़ करेगा। यस, ठीक है जी। यस, एक दिन 1 साल का होने का मतलब ये है कि वो टाइम के साथ कोई ऐसी छेड़छाड़ करेगा। तो अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में ये बयान किया कि टाइम के साथ वो छेड़छाड़ कैसे करेगा। हम अगले सेगमेंट में सूरह कहफ को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो है क्या। ठीक
और अब्दुल सलाम साहब, उसका खरूज होगा या वो पैदा होगा फिर वो बड़ा होगा, इसके बारे में मैं इस सिलसिले में एक बड़ी सईदा फातिमा बिनत कैस की तरफ से हदीस है जो मुस्लिम में रिपोर्ट हुई है और उसको हदीस तमीम दारी कहते हैं। वो हदीस ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे तमीम दारी, वो किसी सफ़र पे निकले समुंदर में, तो वो तूफ़ान की वजह से वो अपना रास्ता भटक गए और वो कहते हैं 1 महीने तक हम समुंदर में भटकते रहे, फिर एक जजीरे पे जाके रुके। जब हम वहाँ गए तो हमें एक औरतनुमा चीज़ नज़र आई जिसके आगे भी बाल थे, जिसके पीछे भी बाल थे, और वो औरतनुमा चीज़ को हमने पूछा कि तू क्या है? उसने कहा जी मैं जसासा हूँ। जसासा का लफ्ज़ है हदीस, मैं जसासा हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या जसासा? उसने कहा मुझे छोड़ो, वो एक शख्स जो है वो दैर में बैठा हुआ है, यानी आगे मंदिर है एक, उसमें दैर मंदिर को कहते हैं। अच्छा, हदीस में लफ्ज़ दैर आया है। दैर आया, तो दैर में बैठा हुआ है, तो वो तुमसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। तमीमदारी कहते हैं कि हम वहाँ गए और देखा कि एक इतना बड़ा शख्स इंसान था जिसको हमने कभी देखा ही नहीं था, उतना बड़ा इंसान, और वो जंजीरों से बंधा हुआ था। उसने कहा सबसे पहले कि मुझे कौन हो? उसने कहा जी हम तो अरब लोग हैं और इस तरह आप भटक गए हैं। उसने कहा मुझे ये बताओ कि बेसान में खजूरें फल दे रही हैं? अच्छा। अब बेसान फ़लस्तीन का एक इलाका है। सही। उसने कहा हाँ जी फल दे रही हैं। उन्होंने कहा अनकरीब फल ख़त्म हो जाएगा। आज वहाँ फल ख़त्म हो चुका है। अच्छा, ठीक है जी। फिर उसने कहा मुझे ज़गर का चश्मा बताओ, क्या उसमें से पानी निकल रहा है और लोग शराब कर रहे हैं? ज़गर का चश्मा शाम में था, खुश्क हो चुका है। उसने कहा अनकरीब ये खुश्क हो जाएगा। खुश्क हो गया। खुश्क हो गया। तीसरा उसने कहा मुझे बहरा तिब्रिया, सी ऑफ गैलिलियो जिसे हम कहते हैं, क्या उसमें पानी है? उन्होंने कहा हाँ बड़ा पानी है। उसने कहा अनकरीब ये पानी ख़त्म हो जाएगा। अभी वो 50% कम हो चुका है, अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन 50% कम हो चुका है। वो सी ऑफ गैलिलियो वाहिद मीठे पानी का सोर्स है इसराइल और फ़लस्तीन के लिए, और बड़ी तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है वो। ठीक है, एक दिन वो ख़त्म हो जाएगा। अब वो 3 निशानियों के बाद उसने पूछा कि अरब का नबी आ गया? उन्होंने कहा हाँ अरब का नबी आ गया। उन्होंने कहा जंग हो गई अरबों की और उनकी? तमीमदारी ने कहा हाँ जंग हो गई और वो फतह याब हुए। उसने कहा ये बेहतर है, अब मेरे बारे में सुनो, मैं दजाल हूँ और अनकरीब मैं छोड़ दिया जाऊँगा। ये इतना बड़ा वाक़या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमीमदारी से सुना, उसके बाद पूरे मदीने में ऐलान करवाया कि लोगों इकट्ठे हो जाओ। लब लोगों को इकट्ठे हुए, उनको नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद कहा कि मैंने तुम्हें किसी इनाम और लालच के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें एक ऐसी बात के लिए बताया जो तमीमदारी ने मुझे बताई है, और ये वही बात है मैं जो तुम्हें बताया करता हूँ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से ये पूरा वाक़या लोगों को सुनाया कि तमीमदारी ने ऐसे ऐसे कहा। फिर उसके आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शाम के समुंदर में नहीं है, वो यमन के समंदर में नहीं है, वो मशरिक में है, वो मशरिक में है, वो मशरिक में है। और मशरिक क्या है? अब मदीना से आप खड़े हो जाएं मस्जिद नबी शरीफ में, तो आप मशरिक की तरफ एक ख़त खींचें। मैंने बाकायदा नक्शे के ऊपर एक लाइन ड्रा करके देखा, तो वो निकलती है, वो सबसे पहले आती है रियाद में, रियाद से वो लाइन आगे आ जाती है, कतर के नीचे से गुजरती हुई फिर गुजरती है यूएई से, फिर आगे समुंदर में एंटर हो जाती है और फिर आके टकराती है पाकिस्तान के साहिल पसनी ग्वादर में। ठीक है जी। अब ये यहाँ तक समंदर है। अब तमीमदारी जो निकले थे वो निकले थे यमन के रहने वाले थे या शाम के, तो वो अरेबियन सी में ही उनका बनता है। वहाँ से अगर वो किसी तरफ भूलते हैं तो इसी तरफ निकलने का उनका चांस बनता है। अरेबियन सी में, मेडिटेरियन में वो नहीं जा सकते क्योंकि दरमियान में बहुत बड़ा एक चक्कर है समंदर का, अगर आप नक्शे की तरफ देखें तो जब इसकी तरफ आप आते हैं और आपने 2 चीज़ें तलाश करनी है। लेकिन अब्दुल सलाम साहब, जोग्राफियाई तब्दीलियां भी तो कुछ रोनुमा होती है ना, वो भी कुछ हुई या ये सेम एज सर? जोग्राफी तब्दीलियां इस लिहाज से बड़ी माइनर सी उस वक्त से अब तक हुई हैं, बड़ी कोई मेजर तब्दीली नहीं आई कि एक कॉन्टिनेंट उठा के वहाँ से वहाँ रख दिया गया हो, क्योंकि अभी सिर्फ 1400 साल गुजरे हैं। जोग्राफी तब्दीलियां जो हैं वो 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार साल के बाद एक बड़ी तब्दीली। ये भी कहते हैं कि जो पानी वाली रिवायत आप बयान कर रहे हैं कि पानी में कोई वार्म होल है और वो वार्म होल के जरिए निकलेंगे। मैडम देखिए, बिल्कुल 100% यही बात है ना। अब इस पे देखने वाली बात, एक ये वाक़या है हदीस में, एक वाक़या है इब्ने सयाद वाला। एक बच्चा पैदा हुआ यहूदियों के घर में,
अच्छा। लोगों ने कहा यार रसूलुल्लाह उसकी शक्ल शबाहत ऐसी है, वो दज्जाल लगता है। अच्छा। और उसने परफॉर्मेंस भी अजीबो गरीब किस्म की शुरू कर दी। बचपन से ही वो लोगों को गैब की खबरें देने लगा मदीना में। अच्छा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए उसके पास, उम्र फारूक भी साथ थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी सहाबा साथ थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके उसके साथ मकालमा किया और कहा कि मुझे बता मैं क्या सोच रहा हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं सूरह दखान सोच रहा था। तो उसने कहा दुख। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हन पढ़ लिया। ठीक है, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तू गर्क हो गया। तो सैयदना उमर फारूक ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं इसे कत्ल करने लगा हूँ। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला किया, वो बहुत वजाहत देता है हमें सारी थ्योरी की। उनका उमर अगर ये दजाल है तू उसे कत्ल नहीं कर सकता। वाह वाह वाह, कत्ल तो किसी और ने करना। और अगर ये नहीं है तो तू एक बेकसूर इंसान को मारेगा। अब ये बताएं मुझे कि एक बच्चा 10-12 साल का और उम्र फारूक 7 फुट का इंसान और उसकी तलवार, उसका जाओ जलाल, वो उसको कत्ल नहीं कर सकता। ये क्या बात हुई? मैं एक इंसान है ना, छोटा सा बच्चा है, अब उम्र फारूक तलवार से उड़ा दे उसको, कोई मजाइका तो नहीं, लेकिन अगर वो दजाल है तो वो उसको कत्ल नहीं कर सकता। मीनिंग देयर भाई कि वो कुछ ऐसी सफात का मालिक होगा जो किसी इंसान के काबू में नहीं आ रही होंगी। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मखलूक होगी। है तो मखलूक ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मखलूक इसलिए कहा गया ना कि वो ऐसी चीजें दिखाएगा जिससे लोग मुतासिर होकर उसकी फिर सबसे बड़ी बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का बहुत बड़ा हिस्सा उसकी तरफ चल। और मैडम इसमें परेशान नहीं होना, उन्होंने कहा औरतों की बहुत बड़ी तादाद उसकी तरफ चली जाएगी, क्योंकि औरतें जो है ना ये गोल्ड डिगर टाइप ज्यादा होती है। हाँ जी। अब दजाल है क्या? मतलब दजल का लफ्ज जो है ना अरबी में, ये एक कहते हैं मलम्माकारी को। जिस तरह मसलन लोहे के ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया जाए और उसे सोना कह के बेचा जाए, हकीकत छुपा दी जाए, इसको दजल कहते हैं। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, इसको दजल कहते हैं। तो वो जितने भी शोबदे परफॉर्म करेगा ना, वो उसको दजाल, एक्चुअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जब भी पुकारा है तो मसीह दजाल कह के पुकारा है। सही। ठीक है, अब उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा। ये हमारी बुखारी में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम काबा का तवाफ कर रहे हैं और 2 बंदों के कंधों के ऊपर उन्होंने हाथ रखा हुआ है और उनके पानी बह रहा है उनके बालों से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन है? मुझे बताया गया कि ये ईसा इब्ने मरियम है। उसके पीछे पीछे उन्होंने कहा ये एक बंदा आ रहा था जो एक आंख से काना था, उसी तरह उसने 2 बंदों के कांधे पे हाथ रखा था, वो भी तवाफ कर रहा था। मैंने पूछा ये कौन है? मुझे बताया गया कि ये दजाल है। अब इस ख्वाब का मतलब ये है कि वो सारे काम करेगा जो ईसा अलैहिस्सलाम ने करे। वो ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे कदम पे कदम जा रहा है और इसीलिए एंटी क्राइस्ट कहते हैं। इसलिए एंटी क्राइस्ट कहते हैं। अब ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए हैं, वो मुर्दे जिंदा करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने मसलन इंतहाई बीमार शख्स को ठीक किया है एक हाथ से, वो ठीक करेगा। इसी पे खवातीन ज्यादा जाएंगी। इसी पे खवातीन ज्यादा जाएंगी। और यहाँ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमन बंदा अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी फूफी को बाजू से पकड़ पकड़ के खींचेगा कि ना जाओ, वो फिर भी चली जाएंगी। ठीक है, अब वो ये दजल करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उसका पानी होगा वो असल में आग होगी, और जो आग होगी वो असल में पानी होगा। अगर वो कहीं तुम्हें मिल जाए तो उसकी आग में कूद जाना। अपने आग बेहतर होगी। अपनी तुम जन्नत में जा निकलोगे। उन्होंने अपनी उम्मत को वो यहाँ तक बता के गए हैं कि अब वो आग, और क्योंकि दजल है ना, ज़ाहिरी तौर पे आग नजर आ रही है, अंदर पानी है। अब्दुल सलाम साहब, वक्त बहुत कम है, मैं चाहता हूँ कि आप अगर वो निशानी एग्जैक्ट बता दें कि हालात तब क्या होंगे जब जी वो आने वाला खरूज। सबसे पहले सर वो ये है कि 3 साल पहले कहत होगा, कहत होगा, और वो उसका सबसे पहला शोबता वो जो शुरू होगा वो ह्यूमन राइट से शुरू होगा। अच्छा, ठीक है, पूरी दुनिया में कहत होगा। पूरी दुनिया में कहत होगा, और वो चैरिटी शुरू करेगा। अभी हम फलस्तीन में तो देख रहे हैं कहत। वो चैरिटी शुरू करेगा। वो ये कहेगा कि वो जहाँ जाएगा जमीन को कहेगा कि उगल, अपने खजाने उगल, और सारे उसके मौजूद देख के जमीन उगलेगी। फिर वो क्या कहे, मुझे रब मानो। अब ये बड़ी बरीक लाइन है, व्हाट इज रब एंड व्हाट इज इला। ये एक डिफरेंस करना पड़ेगा। वो इला का दावा नहीं करेगा, वो कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि मुझे सजदा करो। अच्छा, नेवर नेवर सर, नेवर। वो कहेगा मुझे रब मानो। रब क्या होता है? और इला वो होता है जिसके कानून के ताबे आप जिंदगी गुजारते हैं, आप जिसके आगे झुक जाते हैं, वो उसको इला कहते हैं। रब वो होता है जो आपका सबसिस्टेंस का, आपकी इकोनॉमी का मालिक होता है। अच्छा,
वो सबसे पहले इकोनॉमी पे कब्जा करेगा। वो कब्जा करके कहेगा कि मुझे अपना रब मानो तो मैं तुम्हें तुम्हारी इकोनॉमी खोल देता हूँ। अच्छा, ये जब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जो उसको मान लेंगे वो इतने खुशहाल हो जाएंगे कि दिनों में उनके दिन फिर जाएंगे और उनके जानवर जो हैं वो चरने के लिए जाएंगे और वापस आएंगे तो उनके हवाने दूध से भरे हुए होंगे, और जो उसको नहीं मानेंगे वो कहत का शिकार हो जाएंगे और मरने की हद तक चले जाएंगे। और अपनी उम्मत को फरमाया कि उसके करीब ना जाना, तुम्हें पता चले कि वहां दजाल है वहां से भाग जाना। उसका फरमाया एक मोमन जो आबादात में बहुत रासख होगा वो ये कहेगा कि मुझे क्या कह लेना है उसने, वो उसके करीब जाएगा, उससे बहस करेगा और उसका मती हो जाएगा। यानी इतने कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स होंगे, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, बहुत मुश्किल होगा अपने आप को संभालना। अब ये टेक्नोलॉजी देखे ना किधर जा रही है। आर्टिफिशियल रेंज कहते हैं एक आवाज आई, हमारे लाहौर में आ गई है, ठीक है। सलाम साहब कहते हैं कि जब दज्जाल की जो आवाज है ना वो हर किसी को सुनाई देगी, बेशक वो मदीना में है ना तो पूरी दुनिया मैडम ये गूगल आपको सुनाई तो दे रहा है। ये जो क्या कर मतलब यही तो कह रहा हूँ कि साइंस और टेक्नोलॉजी का और दज्जाल का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। अब आप मुझे बताएं कि आप लाहौर की सड़क में घूम रहे हैं, आप लोकेशन लगाते हैं, वो आंटी बताती जाती है आपको कि आप दाएं मुड़ गए, आप गलत मुड़ते हैं, वो कहती है हाँ वो तुमने गलती कर ली है, बिल्कुल तुम अब दोबारा से, ठीक है। तो अब अगर वहां बैठ के दज्जाल खिताब करेगा तो वो सुनेगा नहीं सारी दुनिया, एक एक घर एक एक बस्ती में उसकी आवाज जाएगी। अच्छा, इसका ये जो दज्जाल है इसका इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद ही आएगा या पहले आएगा? ये इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद आएगा। ठीक, इसके ज़हूर के पे हम बात करेंगे अगले सेगमेंट। आज हम सिर्फ यहाँ तक हैं कि ये है क्या, इंसान है, एक बहुत बड़े सिस्टम के ऊपर आएगा, मशरिक से निकलेगा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्फहान के 70,000 यहूदी इसके साथ होंगे। अब आपको यहूदी अपने मसीहा कहते हैं। अब आपको सुनकर हैरानगी होगी कि इस्फहान में सबसे बड़ी सेटलमेंट है इस वक्त यहूदियों की। इस्फहान ईरान का एक शहर है, बिल्कुल। अच्छा, और उसमें तकरीबन 2-3 लाख यहूदी इस वक्त मौजूद है, बिल्कुल मुकीम है, ईरान के शहरी हैं। और ये पूरी दुनिया में ट्रैवल करेगा लेकिन मदीना नहीं जा सकेगा। ये भी मदीना देखे सर, वो भी बड़ी खुद उसने तमीमदारी को कहा कि मैं तैबा में नहीं जा सकूंगा और मक्का में नहीं जा सकूंगा, वहाँ वो मेरे लिए हराम कर दिए गए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी मुबारक ज़मीन पे मार के कहा ये तैबा है, ये तैबा है, ये तैबा है, मदीने की ज़मीन को कहा। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान फरमाई कि वो ओहद के पीछे उतरेगा, वो आगे नहीं, वो ओहद के पीछे उतरेगा और फरिश्ते उसका रास्ता रोक लेंगे। अब हैरान कुन हद तक मदीना का जो प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज एयरपोर्ट है वो एग्जैक्ट ओहद के पीछे लोकेटेड है। मैं नहीं जानता इसका क्या मतलब है, मैं नहीं किसी को चार्ज करता, लेकिन मुझे अपने नबी की बात याद आती है और मुझे अपने नबी की सदाकत पे अश करने को दिल करता है कि आप आज जाके चेक कर ले, आप मैप खोले, लोकेशन वाला मैप खोले, ओहद के पहाड़ को आप क्रॉस करते हैं, एग्जैक्ट उसकी पिछली साइड के ऊपर मदीना का एयरपोर्ट मौजूद है। एयरपोर्ट पे आएगा, उतरेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाजल का लफ्ज यूज किया कि वो नाजल उतरेगा, ओहद के पीछे उतरेगा। तो इसका क्या मतलब है, वो लैंड करेगा ओहद के पीछे, ओहद के पीछे मदीना का एयरपोर्ट बन चुका है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम उसको लुद के मकाम पर कत्ल करेंगे। अच्छा, आज लुद इसराइल का शहर है और इसराइल का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लुद का एयरपोर्ट है। अच्छा, यानी कि फिर भागते हुए फ्लाई करने की कोशिश करेगा। अच्छा, ये ऐसे फैक्ट्स हैं कि आप गूगल के ऊपर चेक कर सकते हैं और आपको मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। अब्दुल सलाम साहब, बड़ा ही दिलचस्प ये सेगमेंट है और टॉपिक है, और जैसे कि अभी आपने बोला कि ये हम कंटिन्यू रखेंगे जी इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में, फिर हम आगे जाएंगे, फिर हम सूरह कहफ को पूरा पढ़ेंगे दज्जाल के हवाले से इंशाल्लाह, उसमें क्या क्या टॉपिक डिस्कस हुए हैं। और सूरह कहफ मेरी एक गुजारिश है आपके सामीन जो भी हैं आपकी वसासत से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नमाज ऐसी नहीं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से पनाह ना मांगी हो। अपने बच्चों को ये बताएं, खुद भी हर नमाज में दज्जाल के शर से पनाह मांगने की कोशिश करें, क्योंकि हम आखिरी ज़मां में जी रहे हैं, हम आखिरी ज़मां में जी रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।